अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन। हमारा मॉर्निंग शो है 365 न्यूज़ पे मंडे टू फ्राइडे। ऐसे बता रही हूँ जैसे पहला एपिसोड है। नहीं, ये रोज बताना चाहिए। बिल्कुल लाइव 9 से 11 जहाँ होते हैं ज़ुहैब हसन और मैं नादिया खान जी। और ये आप बताना इसलिए चाहिए, आपने देखा ये बड़ी स्ट्रेटेजी है एक, यानी ऐसे स्ट्रेटेजी भी आप इसको देखें। गाने अक्सर बार बार हैमरिंग एक ही लफ्ज की तो याद हो जाता है। शो माशाल्लाह इतना देखा जा रहा है कि आप कोई बात करते हैं ना तो बीच में मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। देखें ये जो ये बात है इसमें ऐसे भी कह दें वो कह दें, तब पता चलता है कि जो शो है वो अब ठीक-ठाक देखा जा रहा है। लोग एंजॉय करें, अच्छी बात भी है। जो गेस्ट भी आते हैं वो देखें, हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो भी ये कह के जाते हैं कि हमने आपका शो भी देखा है और हमें आकर मजा भी आया। कभी ऐसा नहीं हुआ और अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कोई गेस्ट आए और वो ये कह कर कि भाई उसे यार एंजॉय नहीं किया। असली इंफोटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। बात करने का अंदाज हमारा बहुत ही सादा है कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो आपको तो डेफिनेटली समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, आज के शो में बताया फिर क्या क्या है हमारे पास। बिल्कुल आज पाक अफगान जो मामला चल रहा है इसमें आपको याद होगा कल ये खबर आई कि बल्कि इससे पहले ये खबर आती रही जब मुज़ाकरात होते रहे कि डेडलॉक है, फिर ये हुआ कि नाकाम हो गया मुज़ाकरात। बिल्कुल हमने कल ये बात की थी, है ना, ये बात हमने की थी। अच्छा, उसके बाद जो जॉइंट कम्युनिके आया यानी तुर्की की तरफ से जो मीडिएशन करा रहे हैं इसकी, सही, उनकी तरफ से 3 चीजें की गई है। पहले तो यह है कि दोनों पार्टीज ने सीज फायर पर अग्री कर लिया है। ये उनकी मीडिया पे चला है। जी बिल्कुल, ये तो बाकायदा जॉइंट कम्युनिके में दिखा भी दूंगा, अगर हमारे पास है तो दिखा दे। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने की है कि दोनों पार्टीज ने एक बाकायदा मॉनिटरिंग और जो चीजें यानी जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है उसका एक मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक किया है। अच्छा। ठीक है जी, और ताकि पीस आ सके। और उन्होंने पेनल्टी भी लगाई है कि अगर कोई वायलेट करेगी कोई पार्टी इसकी तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। कितनी कॉम्प्रिहेंसिव बात है। तो ये हमारे यहाँ से क्यों अनाउंसमेंट नहीं कोई हुई। तीसरी चीज, जो मीडिएटर्स थे कतर और तुर्की, उन्होंने अप्रिशिएट किया दोनों पार्टीज को। अच्छा। क्योंकि दोनों पार्टीज ने पॉजिटिव किरदार इसमें अदा किया है इस रीजन में इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए और पीस लाने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव है ये जॉइंट कम्युनिके। नहीं, मैं तो समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो वो बिलीव करूंगी जो हमारे लीडर्स, हमारी हुकूमत जो है उनकी तरफ से बयान आएगा, और हमने तो ऐसा नहीं सुना अनलेस कि मैंने मिस तो नहीं कर दिया। नहीं बिल्कुल, मैं भी ये देखिए क्योंकि अच्छा फिर कल लेकिन ये बात खबर आई हमारी कि दोबारा पीस टॉक्स दोबारा शुरू हो गए। एग्जैक्टली, ये मैंने भी ये सुना कि जी दोबारा से इस पे ये शुरू होंगी इसको। अच्छा, अब हम ये जानेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट होंगे, पहला ही हमारा सेगमेंट है, इसमें हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जॉइंट कम्युनिके जो 25 से 30 तक मीटिंग हुई है उस मीटिंग का पूरा अहवाल इसमें नजर आ रहा है और सारी पॉजिटिव बात है। हाँ, ये अभी दोनों मुल्कों की तरफ से। तो फिर हम क्यों ये कहते रहे कि भाई डेडलॉक है, क्या वजह थी, क्या बस थोड़ी देर में हम एक्सपर्ट से बात करेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। फिर हम आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट की बात करेंगे। आपको याद है हम सबको, हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने तब्दील लाने का सोचा, पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स भी हैं। एक वक्त में नून लीग ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब नून लीग ये कह रही है, मौक़िफ़ ये नून लीग का है कि भाई 2.5-3 महीने रह गए हैं गवर्नमेंट खत्म होने में, टेन्योर खत्म होने में। 2.5-3 महीने बाद तो इलेक्शन होने ही है। तो 2.5-3 महीने में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना, एक वजीर आजम को तब्दील करना, दूसरे को लाना, 2.5-3 महीने बाद फिर इलेक्शन होना, और क्या पता फिर तब्दील हो जाए। हाँ, तो ये बात करेगा इसी बात पे डिस्कस करने के लिए और नून लीग को सेम पेज पे लाने। यस, तो वैसे तो एक्चुअली देखा जाए डबल खर्चा है वाकई। बात लेकिन नून लीग को बनाने के लिए और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर लाने के लिए यही मुलाकात हुई है, हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान। तो उस मुलाकात में मामला क्या हुआ है। यही एंटरटेनमेंट चैनल और न्यूज़ चैनल में फर्क है कि मैं एंटरटेनमेंट पे होती तो मैं कहती कि जी देखें बात में वजन है, न्यूज़ में मैं बोलूंगी क्या बात में वजन है, क्या बात में वजन है, और फिर क्या डिस्कस हुआ है इस मुलाकात में। प्रेसिडेंट जरदारी और वजीर आजम की मुलाकात में क्या डिस्कस हो रहा है, बात करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, फिर पाक साउथ अफ्रीका मैच, दूसरा T20 आज होने जा रहा है। पहला हारे थे, आपको पता है, बाबर 0 पे आउट हुआ। दिल जलाने को यही काफी है। ये वो सेगमेंट है जिसमें बस कहते हैं ना जख्मों पे नमक छिड़के जाते हैं कि हमारी इतनी फेवरेट गेम, और उसके बाद उसमें जो हम साथ में जो हम जुड़ी हुई बातें करते हैं, तकलीफ हम सबको होती है। बिल्कुल ऐसे। तो अब देखते हैं इसमें क्या दूसरे T20 में हो सकता है। अच्छा परफॉर्म करें हमारे कैप्टन भी, लेकिन कल पता है क्या हुआ है, भारत ने हरा दिया है और तकरीबन 330 रन से ज्यादा बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, सेमीफाइनल था कल, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच, कांटे का मुकाबला। चेस करते हुए भारत ने 330 से ऊपर चेस कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। तो विमेन टीम भी उनकी अच्छी खेल रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जनाब, ओवरऑल आपका मोराल अच्छा हो ना तो आपकी सबकी जो है ना परफॉर्मेंस उसमें बेहतर ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो बात। अच्छा, फिर हमने बात करनी है कल्चर फेस्टिवल
कल से हमने इसका भी अपने प्लेटफॉर्म पर आगाज कर दिया। हमारे साथ गेस्ट थी। पूरा महीना चलेगा ये कराची शहर वालों, खुश हो जाओ। लाहौर में तो बहुत एक्टिविटीज पता है कल्चरल होती रहती है, आर्ट्स एंड कल्चर की, लेकिन ये कराची में ये इतने तवील नौयत का मुझे नहीं पता पहले हुआ है नहीं, लेकिन ये 1 मंथ की तो बहुत सारी जो है एक्टिविटीज होने वाली हैं, जिसमें म्यूजिक, क्या थिएटर होगा, म्यूजिक होगा, पेंटिंग होगी, बहुत कुछ होगा। तो बड़े 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 आर्टिस्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इवन इंटरनेशनल क्योंकि इवेंट है तो कितने मुल्कों से लोग आ रहे हैं, 144 ममालिक से, 144 ममालिक से जो है इसमें जो है एक्सपर्ट्स आर्टिस्ट जो है शिरकत कर रहे हैं, ये मिस नहीं करना। बिल्कुल। तो हमारे साथ अहमद शाह साहब होंगे, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल। वो उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि भाई क्या होगा, कब क्या होगा। कमाल आदमी है, कितने कमाल आदमी जो एक्टिविटीज करके ये इसको जिंदा रखते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर को इन कराची बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं ऑर्गेनाइज। उनसे मिलेंगे बात, बिल्कुल बड़े डेडिकेटेड से है। ताकि कैलेंडर लॉक कर लेना कि इस दिन मुझे जाना है, मैंने ये वाले इवेंट पे जाना है, मैंने ये नहीं मिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर हम क्या बात करेंगे भाई, ड्रामा। जी बिल्कुल, अब ये हमारे आ गया। हाँ बिल्कुल, जरा तो हम जाहिद खान से आज बात करेंगे ऑन आवर शो लाइव। ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देख रहे होंगे, दिल ढूंढता है फिर वही। और इसमें फुर्सत के रात दिन। हाँ, और लेकिन बहुत ही इंटेंस, इमोशनल और सीरियस ड्रामा है, जिसमें एक ट्रॉमा के बाद जो है एक बच्चे को खो देना, औलाद को खो देना, उससे कैसे माँ बाप अफेक्ट होते हैं। और ये बाप जो, क्योंकि एक्सीडेंट इनके गाड़ी चलाने के टाइम हुआ, बच्ची की जान चली गई, तो उससे जो अब उनकी मेंटल कंडीशन जो है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लूज कर रहा है, इस हद तक कि अब अपनी फैमिली और अपने आप को भी नहीं पहचानता है तो अपनी बीवी को। बड़ी इंटरेस्टिंग तो इस पे हम बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप। जाहिद अहमद हमारे साथ होंगे, जाहिद अहमद हमारे साथ, जी जाहिद अहमद हमारे साथ होंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, तो पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामी जारी किया है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि मुश्तरका एलामी में क्या है, लेकिन उससे पहले ये खबरें क्यों आ रही थी, डेडलॉक की, मुज़ाकरात की नाकामी की, यह भी कुछ समझ नहीं आया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये जो अभी ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है तुर्की की तरफ से, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, सारी पॉजिटिव बातें इसमें, तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया, दोनों मुल्कों ने मुश्तरका में। तो फिर ये 2-3 दिन से ये बातें डेडलॉक की, नाकामी की क्यों चल रही थी, आपने क्या समझा इससे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये किसी स्टेज पे रियलाइजेशन आई है, क्योंकि अफगान तालिबान के अंदर भी आपस में तकसीम है। मुल्ला याकूब की अपनी एक सोच है और वो सही मानूं में अपने आप को ईयर मानते हैं, जानशीन मानते हैं। मुल्ला उमर के बेटे के होने की वजह से मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की अपनी एक से है। देखें, उसके अलावा ये सारे, मैं बात करूँ, ये कंदहार के लोग हैं, गनी बरादर कंदहार का है, मुत्तकी कंदहार का है। सो इनकी सोच डिफरेंट है, इनमें आपस में भी तकसीम है। जब ऊपर आप जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो हक्कानियों की अलग डिफरेंट सोच है, और फिर इसमें तो इससे आपस में इनके चपकलिश भी है। फिर इसमें कुछ हार्ड लाइनर्स भी हैं, कुछ स्पॉयलर्स भी हैं। सो पीछे ही आप देखें कि जब बातचीत हो रही थी तो जो डेलीगेशन था वो तो इत्तेफाक कर लेता था, लेकिन यही चीज़ें जब रिकन्फर्मेशन की बात होती थी तो इस पर वो अड़ जाते थे, क्योंकि पीछे से इंस्ट्रक्शंस आती थी। तो बज़ाहिर उस वक्त तो यही इंप्रेशन था कि इंडिया पीछे से बैठा हुआ है, इनको एक बता रहा है कि आपने ये लाइन लेनी है और ये ऐसा करना है। लेकिन इसके बाद लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड था अनाउंस किया, और जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स दी थी कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और उसने रेफर किया था तोरा बोरा को, याद करें कि वो वाक़यात हो सकते हैं। और जब हम देखें ना, मैं कहता हूं कि जब हम इंडियन सो कॉल्ड प्राइड को शटर कर सकते हैं इन 4 डेज, तो हमारा मानना ये था अफगान्स विल स्टैंड नोवेयर। और लेकिन एक रियलाइजेशन हुई, और फिर क्रेडिट हमें देना चाहिए तुर्की और कतर को फॉर देयर सिंसेरिटी। और ये जो बातचीत की रिक्वेस्ट वैसे आई अफगान साइड से, जबकि हमारा डेलीगेशन तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाने के लिए तैयारी में था। सो उसके बाद ये चीज़ें हुई। और अच्छी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि संगमील इसलिए भी है, जो इवन जो प्रेस रिलीज भी आई है, और वो भी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, और ये सारे अभी ऑन बोर्ड हैं। और उन्होंने पाकिस्तान का जो बेसिक दो टोक मौक़िफ़ था कि अफगान स्टाइल विल नॉट बी यूज्ड बाय टेररिस्ट, उस पर इत्तेफाक किया है। और उसमें ये कदगन लगाई गई, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी।
और अब 6 नवंबर की जो बातचीत होगी उसमें जॉइंट मैकेनिज्म बनेगा, वेरिफिकेशन का एक मैकेनिज्म बनेगा, उसके खदोखाल होंगे कौन इसको नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, इसमें कंफ्यूजन जरा दूर करें सर, कि ये गवर्नमेंट ने फिर मिसटेकल किया इसको, या थोड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया बयानात देने में, या मीडिया ने थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हुआ क्या है? क्या अपनी मीडिया को ट्रस्ट करें, बिलीव करें, या ये कि जो टर्की का मीडिया कह रहा है वो फाइनल अनाउंसमेंट कर रहे हैं? असली बात क्या है, हम किसको ट्रस्ट करें? जो मैं आपको बता रहा हूँ, असली बात बता रहा हूँ कि चीजें एग्री कर गए हैं, पाकिस्तान का स्टांस को एक्सेप्ट कर लिया है। देखें जो प्रेस रिलीज है जो है वो तो चंद 5-6 लाइनों की है, लेकिन अंदर से पाकिस्तान का स्टांस मान गए हैं। 10 मई तो लिखा गया पेनल्टी पड़ेगी अगर वायलेशन होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जॉइंट मैकेनिज्म जो होगा, जॉइंट वेरिफिकेशन का सिस्टम जो ऑन ग्राउंड होगा, उसके खदोखाल डिसाइड होंगे कौन इसको मॉनिटर कर रहा होगा। क्या इसमें तुर्किया के लोग होंगे, कतरीज होंगे, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोग आपस में बैठेंगे, या जिस तरह पाकिस्तान ईरान वाले आपस में एक जॉइंट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सो इस तरह से बातचीत है, लेकिन तो ये है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि जी ये वी हैव रीच्ड दीस, ये अरेंजमेंट पे हम हो गए हैं, हम दोनों जो है एग्री किया है हमने, तो हमने क्योंकि टर्की से सुना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, और देखें कि ये तो स्टेटमेंट इंडोर्स किया दोनों पार्टीज ने, तो जो तुर्किया ने जो कहा तो हम सब उसको इंडोर्स कर रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि वो जो फिर हम आपसे ही बात होती रही इन 25 से लेकर 30 के दौरान, और दीगर तजियाकार भी हमसे बात करते रहे, ये जो हमारा मौक़िफ़ था कि टीटीपी और बीएलए ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान से, और जब तक ये नहीं मानेंगे, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, वो इसको डिनाई करते जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस बात में इस पॉइंट ऑफ व्यू में कहां तक वो अग्री किया उन्होंने या नहीं किया? देखें, पहले तो वैसे बातचीत में तो वो मान रहे थे, लेकिन पब्लिक के सामने आके इनकारी करते थे। आपसे क्यों पैसे मांग रहे थे? पैसे दे रिलोकेट करते हैं, किनको वेस्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो वो तो वहां पे मौजूद थे। अगर आप देखें कि काबुल में जब स्ट्राइक्स हुए थे तो मुफ्ती नूर वाली महसूद कोई गाड़ी तो वहां पे थी ना, तो पैसा भी आ रहा है। सबूत पाकिस्तान ने इस फोरम में कतर और तुर्किया के होते हुए दिखाए हैं कि कंक्रीट एविडेंस ऑफ टेररिस्ट प्रेजेंस इनसाइड अफगानिस्तान। अब वो मान गए, पहले मान नहीं रहे, पब्लिकली नहीं मान रहे थे, लेकिन अंदर से कह रहे थे हमारे लिए मसाइल हैं। अब मान गए हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि तकसीम है, क्योंकि फितना और ख्वारिज का फ्यूचर में इस्तेमाल लोग चाहते हैं। हक्कानी भी चाहता है कि मैं इसको यूज करूं, और कंदहार वाले भी चाहते हैं ये 6,500 को यूज करें। इन केस कोई सिविल वार होती है तो वो देखते रहे कि ये किस तरफ बैठेंगे। सो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक्नॉलेजमेंट की गई है कि अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान। उस पर दो राय नहीं है, इस बात को मान गए हैं, इसीलिए मैकेनिज्म इन प्लेस होगा। पाकिस्तान का तो वन पॉइंट एजेंडा था। हाँ, तो सर क्या ये कह सकते हैं कि टर्की का, कतर का और दूसरे ममालिक का भी अफगानिस्तान पे प्रेशर था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। देखें, एक तो ये दो कंट्रीज तो फ्रंट पे थे, तुर्किया और कतर वाले, लेकिन पीछे से सऊदीज भी थे और इसमें यूएई वाले भी शामिल थे, जिनका इन्फ्लुएंस इनका रहा है, जिसकी वजह से लगता है जो बैकडोर चैनल्स में यकीनन आप देखें कि इनकी लीडरशिप की बातचीत हुई होगी, यकीनन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से भी बातचीत हुई होगी, और उनको भी प्रेशराइज किया गया होगा। तो उनकी अपनी सर्वाइवल की भी जंग है। देखिए, पाकिस्तान ने डेटरेंस एक एस्टेब्लिश किया था, और पाकिस्तान ने अपना पोस्चरिंग भी शो किया था जब हमने स्ट्राइक्स किए दी रिलीजियस कैलिफेट कंदहार में, और हमने काबुल में भी स्ट्राइक्स किए थे। फिर हमने ये भी बताया था जब हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए थे कि हम ये कर सकते हैं। सो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी भी थी, रिजॉल्व भी थी, हमें लोकेशंस की भी पता था, हम ये कर सकते थे। सो हमने तो देखी, कोई हमने जाके कोई वहाँ पे हिट एंड रन टैक्टिक्स तो नहीं करनी थी। हमने तो कन्वेंशनल फोर्स है, तो हमारे पास तमाम जो इक्विपमेंट है, वेल विदल है, तो उसकी मदद से हम ये कर सकते थे। तो आप समझ लीजिए जो डेटरेंस था आपका, जो आपकी पावर थी, उसके सामने दे हैव रियलाइज, अगर हम 4 दिन में इंडिया को लिटा सकते हैं तो दे रियलाइज कि अफगानिस्तान के साथ भी मुश्किलात हो सकती हैं।
और पीछे देखें कि लीडरशिप ने अपनी जो लोकेशंस थी चेंज कर दी थी वो खौफ के मारे। जी, और ये जंग बंदी जारी रखने पे जब मुत्तफिक हुए हैं और इस दौरान अगर कुछ हो जाता है सर, या फिर वहां से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस तो हमारी मतलब जानी मानी इंटेलिजेंस है, अगर बॉर्डर पर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती है तो फिर हम क्या उसको अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे? क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रेस्ट्रेंट नहीं होगा। और देखिए, जिस तरह कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पेशावर गए थे, वहां पे उनके एल्डर्स से, मशरान से मुलाकात हुई है, वहां पे भी उन्होंने बात की कि हम पीस चाहते हैं खित्ते में, अफगानिस्तान के साथ भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन ये है, अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ओरिजिनेट करती है और जो खैबर पख्तूनख्वा उसका फोकस होता है या एल्सवेयर होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, उस पर कोई, उन्होंने कहा था कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दैट इज आवर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है। सो वो भी मैसेज था। और अब भी अगर होता है इस दो बातचीत के दौरान भी, और 17-18 अक्टूबर को भी हमने ऐसे ही किया था, जब दोहा में बातचीत हो रही थी तो हमने स्ट्राइक्स किए थे, और अभी भी अगर, और फिर देखें कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया अफगान तालिबान में स्पॉइलर मौजूद है, हार्ड लाइनर मौजूद है, जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के भी अगेंस्ट है। सो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो इसको इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया की 100% इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया अपने प्रॉक्सीज को यूज करेगा, फितरह ख्वारिज को यूज करेगा, फितरह हिंदुस्तान को यूज करेगा। हो सकता है उस सिचुएशन में कि तालिबान रजीम इन्वॉल्व ना हो, इंडिया अपने मदद से करवा रहा है। सो दैट इज द सिचुएशन है कि दोनों को मुहतात तरीके से ये चीजें देखनी होंगी। लेकिन एनीथिंग कमिंग अक्रॉस वेस्टर्न बॉर्डर्स हमारी तरफ आते हैं तो इसका हम भरपूर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं बताऊँ, हमारी पाक फ़ौज इतनी काबिल है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, इंटेल में, इंटेलिजेंस में, इंफॉर्मेशन में, कॉम्बैट में, माशाल्लाह। तो बिल्कुल ट्रस्ट करें अपनी मिलिट्री को और सपोर्ट करें। और जिस तरह वो हमें और इन कुछ हफ्तों में जितनी शहादतें हुई हैं, सलाम है उनको, उन शहदा को और उनकी फैमिलीज को। और वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ फील्ड मार्शल ने कल दे दिया सैयद आसिम मुनीर ने कि हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, दहशतगर्दी को का खात्मा चाहते हैं और अफगानिस्तान के साथ हम अमन चाहते हैं। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। After the break, good morning everyone. You're watching Rise and Shine. जी, अब हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की, और इस तब्दीली में काफ़ी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों जमातों की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और उसमें डिस्कस किया है और कोशिश की है कि भाई हम अगर तब्दीली ला रहे हैं और हमारा वज़ीर आज़म आ रहा है तो बेहतर ये होगा कि आप उन्हीं को उनकी सपोर्ट करें। लेकिन ये कि नून लीग का मौक़िफ़ मैंने आपको बताया कि वो इस बात पर उन्होंने कहा था कि अगर 2.5 महीने 3 महीने रह गए तो फिर ये कि इंतखाबात कबल वक्त इंतखाबात करा लें या इंतखाबात का वेट जैसे भी है तो उसके बाद ये तब्दीली हो, ताकि परमानेंट एक तब्दीली 5 साल जो भी एक टेन्योर होता है उस पर हुकूमत काम करे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फ़ारूक ने हमें ज्वाइन किया। मुनीब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, आई एम गुड, थैंक यू। जी, मुनीब मुझे बताएं कि ये बात तो नून लीग का तो मौक़िफ़ है ये, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में है अगर नंबर्स देखे जाए, और इजीली वज़ीर आज़म आ जाएगा। लेकिन इतने थोड़े वक्त के लिए वज़ीर आज़म, इस बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए, इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक बहरहाल पाकिस्तान की दूसरे हिस्सों के अंदर जो हुकूमतें हैं उनसे भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात पंजाब में PMLN में उस पर तलखी पैदा हुई। कुछ मामलात, कुछ मसाइल अपनी जगह मौजूद थे और रहे, जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद इस चीज़ को भांपते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने का फैसला किया। और आप इसको शॉर्ट टर्म में ना देखिए, 8-10 महीने या 1 साल के बाद जब भी वहाँ नेक्स्ट इलेक्शन ड्यू है, लाइकलीहुड यही है कि अगली वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दोबारा हुकूमत बनाएगी, या कम से कम ये पोजीशन ज़रूर अपनी क्लियर कर चुकी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शायद कर चुकी है कि आने वाली हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ लीडिंग रोल मिलेगा आज़ाद कश्मीर में, बल्कि PMLN उनकी सपोर्ट भी करेगी।
दूसरी बात यह ध्यान में रखिए कि इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि जिस तरह वफाक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर सपोर्ट रही मौजूदा निज़ाम हुकूमत को, बावजूद इसके कि पंजाब के अंदर मसाइल हैं, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का जो अगर कोई शेयर है या उनके साथ जो मामला तय हुए थे उनकी पासदारी नहीं की जाती, इस चीज़ को जहन में रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोच ज़रूर रखी है। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा कि ये बड़ी लेजिटिमेट ख्वाहिश है आगे चलकर पीपल्स पार्टी की या जनाब आसिफ जरदारी साहब की कि बिलावल साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उनकी पेडिग्री भी है, पर्सनालिटी भी है, मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, ही चेक्स ऑल द बॉक्सेस। सो उस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एम कर रही है कि सिर्फ सिंध तक ही खुद को महदूद या इसी इन मामलात में ना रखा जाए, बल्कि आसिफ जरदारी साहब की ज़ेर निगरानी अगर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं जिनसे जो सपोर्ट जरदारी साहब ने प्रोवाइड की है 2022 से इस हुकूमती निज़ाम को, अगर उसके बदले में सिर्फ सिंध तक की पीपल्स पार्टी महदूद रहेगी तो या कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेकर महदूद रहेगी तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो अब अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन वहां पर जरूर डेवलप हुई है। देखिए नंबर्स अहमियत रखते हैं, लेकिन PMLN को अपने साथ मिलाना उसकी अहमियत यह है कि आगे चलकर भी ये ताउन बरकरार रहे उसी कंडीशन पर जिस तरह वफाक में पाकिस्तान में ये पोजीशन बरकरार रही है। जी, जो नज़र आता है कि जो प्रोसेस होना है 2.5 महीने बाद अभी हो जाए तो इट विल सेव मनी एंड टाइम, तो अगर अब ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी को क्या रिजर्वेशन होगी कि वो एक्सेप्ट ना करें इसको, इस प्रपोजल को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई रिजर्वेशन सच होगी। हाँ, वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर बड़ी शदीद रिजर्वेशन हैं, उनके मसाइल हैं और शिकायत भी उन्होंने की हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के अंदर उनकी जो शिकायत है उनका रिड्रेसल के चांसेस समझे तकरीबन ना होने के बराबर है। इसीलिए अगर एक जगह पर नहीं तो दूसरी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉम्पनसेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स मौजूद हैं और ये जहन में रखिएगा कि जो तहरीके इंसाफ का एक हुकूमत का फॉरवर्ड ब्लॉक है वो हुकूमत कर रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जब भी हुकूमतें बनती या बिगड़ती हैं उनमें पाकिस्तान की मुक़्तदरा का फुटप्रिंट तो नज़र आ रहा होता है। इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो हम ये राइटली अज्यूम कर सकते हैं कि उस पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कोई एतराज़ नहीं। जी, और मुनीब जितने तज्ज़ियाकारों से हम इस इशू पर जब भी बात करते हैं तो ये सवाल ज़रूर होता है कि इस वक्त जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है हमारी KPK के मामला तो सारे, तो हमें पाकिस्तान को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए ख़ासतौर पे उन इलाकों के लिए कि जहां वो रियासत की लाइन और रियासत की जो पॉलिसी है उसको टो करे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि KPK में हमें ज़रा अनरेस्ट इस हवाले से नज़र आ रहा है। तो ये भी एक पहलू इसका हो सकता है इस मूव का। देखिए, कुछ अर्सा कबल जो एक एक्शन कमेटी बनी और जो मसाइल थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ज़रूर एक सिक्योरिटी इशू में अगर कहूँ तो ज़रूर खड़ा कर दिया था, लेकिन जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा पिछले साल आटे की बात हुई, फिर बिजली की तरसील की बात हुई, बिजली के रेट्स की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों को माना गया है। इस साल भी बहुत सारी चीज़ों को माना गया है। कुछ हॉस्टाइल एलिमेंट्स उसके अंदर थे जिन्होंने फसाद फैलाने की कोशिश की, वो भी चीज़ जहन में रखी गई है। लेकिन एक जो उस पर क्रिटिक आती है वो कि गवर्नमेंट कहती है कि ये सब कोई भी गवर्नमेंट होती तो उसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर में हो सकता था, लेकिन एक शायद थोड़ा सा जो सेटबैक आया है अनवारुल हक साहब की वहाँ हुकूमत को, वो ये भी था कि जो सिचुएशन पैदा हुई और ये ना होती अगर सियासी तौर पर ज़्यादा एस्ट्यूट लोग वहाँ पर बैठे होते या सियासी तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम एक जमात वहाँ पर मौजूद होती पीपल्स पार्टी की सूरत में। सही है। अच्छा, एक दो मामला तो और भी हैं। हाँ, ये तो मैं वो जो हम पहले भी बात जी, कर वो रहे थे जरा बात ब्रिगेडियर साहब से, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें जो हमें इंप्रेशन मिला, जो हमने देखा मीडिया पे, जो 5-6 दिन से चलता रहा जब तक टॉक्स होती रही, सीज फायर तो बिल्कुल
कहीं जा ही नहीं रहा, फेल हो Deadlock गए आ गया हैं, है, डेडलॉक नाकामी। आ गए हैं, और उसके बाद फिर टर्की की तरफ से जी उनकी मीडिया पे आता है कि जी इट वाज सक्सेसफुल और अग्री हो गए हैं दोनों points। parties agree तो की हैं, ये बिल्कुल, हमारे लिए बहुत mechanism बनाने सरप्राइज था पे कि हमारे मतलब हमारा मसला, और हमें नहीं पता, और हमें टर्की से पता चल रहा है कि वो सक्सेसफुल हो गया सीज फायर जो थी सारी डिस्कशंस। देखिए, अजीब हम बात ये लगी नहीं कि कहेंगे यहाँ से कि वो- स्टेटमेंट क्यों नहीं आई। देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर आप उस एलामिया को पढ़ें जो टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री से आया है, उसमें अभी एक प्रिंसिपल डिस्कशन होनी है, जो प्रिंसिपल्स की ऑन 6 नवंबर। वो फिलहाल सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है, सॉलिडिफाई करने की कोशिश की गई है, और ये कहा गया है कि जो भी साइड वायलेट करेगी उस पर पेनल्टीज इंपोज होंगी। देखिए, पाकिस्तान को कोई शौक नहीं है वायलेशन करने का, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का इन्फ्लक्स मौजूद रहेगा तो पाकिस्तान नेचुरली रिटेलिएट करेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स के पाकिस्तान को कोई भी ये इस तरह का एग्रीमेंट है ये बाउंड नहीं कर सकता। इफ देयर इज गोइंग टू बी टेररिज्म being exported from Afghanistan to Pakistan, Pakistan will react. No piece of paper in the entire world can stop Pakistan from reacting on this. सही। और देखिए मुनीब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए फिर तो हमें ये बयानबाजी भी यानी रोकनी पड़ेगी ना, यानी सियासी तौर पर जो बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ, वो बेशक भारत वहाँ ज़ाहिर है वो ही मामला को देख रहा है और एक एज अ प्रॉक्सी काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये सीज फायर मुआहदा हुआ, बातचीत हो रही है, तो जरा वाटर डाउन करना चाहिए सूरत है। क्या समझते हैं आप? जी, जरूर होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त काफी इश्यूज हैं, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनकी एक अपना इस पर बिल्कुल डिफरेंट स्टांस है। वो तो कल वॉर क्राइम्स की बात करना शुरू कर दी उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, विच ऑब्वियसली वो बहुत सी फॉल्ट लाइंस को इल्यूमिनेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि कुछ चीजों को दुरुस्त किया जाए, दुरुस्त पैराया में लाया जाए, और ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है जो इस वक्त बनी हुई है। आई रियली होप ये हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो काफी एक आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने बैटल आउट करना है दहशतगर्दों के खिलाफ, बल्कि जो इंटरनल इशू है हमारा, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर अभी बड़ा डीप रूटेड प्रॉब्लम है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जी, और ये मौलाना साहब का बयान जो है, इसको कैसे मुनीब आप देख रहे हैं? क्योंकि मौलाना ये भी कहते रहे कि मैं सड़कों पे निकलूंगा और ये मैंडेट के बारे में बात करते रहे, लेकिन पहली दफा एक बयान उनका आया वाज़े तौर पर कि भाई हम पूरी तरह साथ हैं, अगर रियासत की तरफ से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी इकदाम होंगे, तो KPK की नुमाइंदा एक जमात की तरफ से ये बयानात आना, इसको जरा किस पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने दुरुस्त बात की है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि मौलाना साहब की बात जब एक्चुअली वो तशरीफ रखेंगे किसी जगह और बात होगी तो वो किस पैराए में होगी। इट कैन गो ईदर वेज, और उसका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। लिहाजा थोड़ी सी हमें सिचुएशन को, यहाँ एक जो कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, उसको देखने की ज़रूरत है। मैं अभी मौलाना साहब की बात को थोड़ा सा उस शैडो ऑफ डाउट में ज़रूर रखूंगा, क्योंकि मौलाना साहब की पोजीशन भी एक्चुअली वो नहीं होती जो कई दफ़ा हम समझते हैं, और उनकी पोजीशन में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, काफ़ी मसाइल आ जाते हैं। सो ओवरऑल पाकिस्तान को कंसेंसस की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू दिस। सही, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सीनियर साफी बहुत और शुक्रिया, आपने मुनीब टाइम फारूक दिया। हमारे साथ थे और जिया दे रहे थे इन सारे मामलों पर। तो ये है जनाब सूरत कुछ चीज़ें बड़ी सूरत हाल जो हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बिल्कुल ऐसी कि बस देखते रहें और दुआ करते रहें कि मामला सही 3 4 5 6 इश्यूज एक साथ चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल। तो उनके बारे में पूछना भी होता है और फिर वो अलग अलग नौइयत उलझे इख्तियार हुए करते हैं। मैटर्स मुझे समझ नहीं आता। केपी के तो खास तौर पे मुझे तो बड़ी टेंशन जी, नजर उलझे आती है हुए। कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, इंप्रूव क्यों नहीं हो रही चीजें, बेहतर क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल तो ऐसे। खैर नजर रखेंगे हम हर खबर एक पर, ब्रेक आपको हमने लेना बताते है, रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या ख्याल है, क्रिकेट की बात करें? क्रिकेट की बात करते हैं, बिल्कुल जरूरी है? करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। अब मैच होने जा रहा है भाई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा T20। पहला T20 पाकिस्तान हार गया, और पहले T20 में भी हमने देखा कि काफी सर्जरी से लेके, आप उस वक्त थी ना जो ज्वाइन कर लिया था आपने शो, जब सर्जरी की बात की गई थी कि भाई चेयरमैन PCB ने कहा कि अब एक मेजर सर्जरी करना पड़ेगी टीम की, जो बिल्कुल खराब एनेस्थीसिया देके या होश में? हाँ, वही सारे सवालात फिर यही हुए ना आप वाले
कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कितने घंटे की सर्जरी होगी, कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस किए जाएंगे। वैसे पता है, मैं हम लोग फिटनेस को लेकर सॉरी हम ज्यादा बात करते हैं, लेकिन बात है भी इम्पोर्टेंट कि भाई क्यों इनकी जो मस्कुलर जो है फिजिक क्यों नहीं है, स्टेमिना क्यों नहीं है, ऐसे क्यों लगते हैं, क्या चक्कर है। यकीन करो तब से मैं जिम जाना शुरू हो गई और मुझे लग रहा है मेरे बहुत जल्दी मसल बन जाएंगे, इनके नहीं बनने। लेकिन एक बात है कि आप एक महीना, मैं खुद देख रही कि मैं जरा एक्टिव ज्यादा हुई थी, मुझे नजर आ रहा है कि भाई मैं फेस अच्छा हो रहा है, तो जी ये तो इनका नहीं नजर आता। एक महीना तो इनके लिए भी, वैसे इनके पास तो महीने बहुत सारे होते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं नजर आ रहा। अगर ये रेगुलर जिम जा रहे होते, अपना ख्याल कर रहे होते, तो फिर ये नजर आता, और ये नहीं नजर आ रहा। और ये फिटनेस एक्सपर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही। वही बात है ना, वो सर्जरी जो है वो हो रही है, नहीं हो रही, प्रोसीजर कुछ लंबा हो गया है, कप्तान भी चेंज किया, अब उसके बाद कुछ नए लड़के भी लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं बेहतर हो रही। परफॉर्मेंस का फिटनेस से इतना ताल्लुक है कि मैं बार बार फिटनेस पे बात करती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथलीट को दिखने में भी एथलीट लगना चाहिए, और एथलीट की एक फिजिक होती है, फिटनेस है जो चीख के बोलती है, चाल से, ढाल से। मुझे देखे वो इंडिया की अभी लड़कियां याद आ रही है, कल ही मैच देखा मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो एंड्योरेंस, जिसे आप फिटनेस की बात करें, उसमें ये चीज आपकी डेडिकेशन के मुझे ये टास्क है वो पूरा करना है और तब तक क्रीज पर खड़े रहना है। सेंचुरी बनाई है उस लड़की ने, और वेदर भी कोई इतना स्वेटिंग हो रही है, उसको थक रही है, नहीं है इतनी देर, सेंचुरी बनाई है उस लड़की ने और अपनी टीम को मैच जितवाया है। सही। तो ये होता है कि जब आपकी फिटनेस पूरी तरह, आप जब फिट होते हैं गेम के लिए, खेल के लिए, तो फिर आपके अंदर वो नजर आता है। और शॉट नहीं, आप मुझे बताएं, हमारे एयर होस्टेसेस के लिए तो इतना सख्त क्राइटेरिया है जी, वजन इतना होना चाहिए, ख्याल रखें, तो हमारे क्रिकेटर्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब और अगर वो फिट नहीं लग रहे ना, तो गेम भी जो है वो उसमें भी फिट नजर नहीं आएंगे। दिस एब्सोल्युटली कनेक्टेड। ये ना समझे कि कोई खास ऑब्सेशन है, हम कोई बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल, इट इज परफॉर्मेंस शेमिंग। क्या करें, और वो हमारा राइट है। आज क्या एक्सपेक्टेशन है टीम से, क्या कुछ चेंज परफॉर्मेंस होगी, पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्या चांसेस है? हमें एक्स क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे बताएं कि आज फिर उम्मीद लेके मैच देखें हम, या फिर कल पहले मैच वाली परफॉर्मेंस रिपीट होगी? देखना जरूरी, देखना होता है जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल उम्मीद पे की दुनिया कायम है, आपको पता है, और ये एक अंदाज से ये बड़े पुराने हैं, लेकिन पता नहीं हम इसको पूरा करके देते ही नहीं। और जाहिर प्रॉब्लम तो हमारे साथ लगी हुई है, और जिस टीम को दुनिया बात कर रही थी, बी टीम है, सी टीम है या डी टीम है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री में, हमारे यहाँ अगर नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया नहीं कर रही। इनके ये वो प्लेयर हैं जो सेकंड डिस्टेंस, मैं इनको कहता हूँ, ये सेकंड डिस्टेंस है। मतलब ठीक है आपके प्लेयर नहीं है, लेकिन उनके 6-7 प्लेयर नहीं है, लेकिन उनके पास जो बैकअप में जो फर्स्ट क्लास में इधर रन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं या विकेट प्लेयर है, तो उनको सेकंड डिस्टेंस कहते हैं। हमारे पास हमें कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हम कोई किसी को बनाए, और हम वहीं के वहीं हैं। 8 नंबर तक आप बैटिंग कर लेते हैं, सही मशरफ को आप बॉलिंग नहीं कराते हैं। मतलब अजीब काम है। हमारे कोच साहब जो है वो डिफरेंट वो देते हैं व्यूज, कहते हैं कि वो जो विकेट कीपर है उसको हमने इसलिए लिया है कि वो स्पिनर तो बहुत अच्छा खेलता है, और मतलब एक लॉजिक पता नहीं कौन सी देने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उम्मीद करेंगे, बिल्कुल हम तो कहते हैं कि जीते, मगर जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप जीतने के बाद कह देंगे बस टीम बहुत अच्छी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बड़े इवेंट के लिए जा रहे हो अभी बाद में, और आप इन टीमों को, और जो खेले ना ठीक है, ले आए आप, बाबर को ले आए, उसको ले आए, उसको भाई मैच जिता के आइए आप। अगर मैच आप नहीं जिता सकते तो हम तो आपको पसंद ही नहीं करते भाई साहब।
जी। तो आसिफ सर, बहाने बहुत, हम उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, हर एक के पास बहाना है जी। क्यों गेम नहीं हमारी सही है, क्रिकेट टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, सियासत बहुत है, सियासत बहुत है। अब मुझे तो दूसरे भी ममालिक में कोई ना कोई सियासत, फेवरेटिज्म, वहाँ भी साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में वहाँ भी चीज़ें होती होंगी ना, लेकिन ये हमारे यहाँ कोई अनोखी सियासत है और वहाँ अगर होती है तो वो उसको भी तो काउंटर करते होंगे ना, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग, या वहाँ नहीं होती? हर जगह होती है और एशिया में बहुत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी टीमें जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनके पास चेक एंड बैलेंस है। ये जो है ये वहां पर प्लेयर डोमिनेट सच नहीं करते, बड़ा हमने देखा उछाड़ पुछाड़ होती है। हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं कि उनके ऊपर भी जो है गंभीर साहब ने बहुत डाला के दिया था, ठीक है उनका टाइम आ जाएगा खत्म, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन वहां पर फिर जब उनको लेके आते हैं कि भाई बड़ा इवेंट आने वाला है हमारा, तो वो लेके आते हैं तो 2 मैचों में फेल हो जाते हैं, वहां भी मुश्किलात आती हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों प्लेयर जिनको रिटायर कर लेते हैं, समझ लें ऑलमोस्ट कोहली और मैं उनके कप्तान की बात कर रहा हूँ, तो मतलब वो उनके रन बना देते हैं। तो ये ड्रेसनेस तो नजर आ जाती है। तो देखिए, हम अपनी पॉलिटिक्स को कैसे कहते हैं, हम ये जो आप बात कर रही है ना, पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स तो ठीक है, कप्तान की मर्जी है, कप्तान कहता है मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर, ओके। लेकिन बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, आप माने इस बात को कि बाहर से जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है खिलाने की या और कई चीजों की, वो नुकसान दे रही है और कुछ नहीं। और तौसीफ भाई देखिए, फेलियर इसलिए होता है ना कि वहां कोहली भी खेलता है, वहां रोहित शर्मा भी खेलता है, 2 सीनियर्स इतने बड़े जो एक्स कैप्टन रह चुके हैं, शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रहे हैं और टीम परफॉर्म कर रही है। यहां प्रॉब्लम यह है कि एक कप्तान को हटा के अगर वो टीम में आ जाता है और दूसरे कैप्टन के अंडर खेल रहा होता है, वो कोशिश करता है कि फेल हो जाए, वो खेलने की कोशिश, गेम खराब कर ये रहे तौसीफ भाई, ये तो हमारा ओवर द इयर्स मसला रहा है ना, इतने कॉम्प्लेक्सेस मुकाबले गेम, अपनी गेम खराब करते हैं। देखिए, ये किसका काम है? एक इदारा है, आपके यहाँ भी एक इदारा है ना, उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर करते हैं, सारे अमल करते हैं। और कोई नहीं करता तो उन्हें नोटिस दिया जाता है। जो यहाँ हर आदमी जो है ना, वो अपना बना हुआ है, वो कहता है कि मैं ही हूँ बस जो कुछ हूँ। और प्लेयर डोमिनेट करते हैं डेफिनेटली, और मैं 100% कहता हूँ कि देखिए अभी उनको कप्तान बनाया किशोर मटिया जी, वो ऐसे वहां पर अगर कप्तान ना हो तो इस टीम का हिस्सा ही नहीं हो सकते। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि वो नहीं हो सकते इसका हिस्सा। तो उनको कप्तान क्यों बनाया गया कि ये जो म्यूजिकल चेयर जिसको मैं कहता हूँ कि म्यूजिकल चेयर जो कप्तानी की चल रही है, ये पिछले 3-4 साल में मुसीबत डाल दी है इन्होंने। कभी कोई आता है इसको हटा देता है, कभी कोई आता है, फिर फेवर करने वाले इतने लोग आ जाते हैं एक दूसरे के। तो जब तक टीम में आपके प्लेयर्स जो है उनकी पावर थोड़ी खत्म नहीं होगी, थोड़ी क्या खत्म नहीं होगी, बहुत मुश्किल है आपको। बेहतरीन आपने बात किया, बिल्कुल प्लेयर पावर का खत्म होना बहुत जरूरी है, प्लेयर एज ए परफॉर्मर। हमारे बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, इनसे क्यों नहीं हमारी क्रिकेट काउंसिल जो है इनसे मशवरे लेती है, इनकी कोचिंग, इनकी खिदमात, इनकी एडवाइजेस, ताकि चीजें ठीक हों भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही। इनके टाइम पे हमें नाम याद होते थे क्रिकेटर्स के, पूरा चाहे इंटरेस्ट हो क्रिकेट में ना, बट वी यूज्ड टू नो कि क्या हो रहा है हर वक्त। अब नहीं पता, वो असल में लीग का सिलसिला है ना, वो लॉबिंग का सिलसिला, नाम ही नहीं पता। खैर अब देखते हैं आज का मैच कैसे टीम पाकिस्तान खेलती है, कल फिर आपको बताएंगे, बल्कि कल क्या मंडे को फिर मुलाकात होगी इसके बाद आपसे। अच्छा, एक वाकया हुआ, टायरों के गोदाम में आग लगी मवाज गोट में कराची में, और वो ज़ाहिर टायरों के गोदाम में जब आग लगती है, कल का वाकया है, तो वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होती है। कल रात को लगी थी क्योंकि मटीरियल ऐसा होता है कि वो जलता रहता है, उसको बुझाने। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या आग बुझाई जा सकी है या नहीं बुझाई जा सकी? वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे वकास बाकर, वो ज़रा अहवाल बताएंगे। वकास बताइए सर। जी बिल्कुल, कराची के इलाके मुआज गोट में केमिकल और टायर फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग पर ताहाल काबू पाया नहीं जा सका है। मेरे कैमरामैन जुल्फकार अली आपको दिखाएं, इस वक्त रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान नेवी के जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैं आपको फुटेज अगर यहाँ पर दिखा सकूं, ये ओपन एरिया है, यहाँ पर टायर जलाने का और केमिकल का काम था और उसी की वजह से आग लगी। कहा इब्तिदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस जगह पर कुछ जो रोड में इस्तेमाल होने वाला डामर बनाया जाता था, फैक्ट्री की यहाँ पर मौजूदगी पर भी
सवाल है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री कानूनी थी या नहीं। ताहम इस वक्त सूरत हाल यह है कि आग पर काबू पाना भी फौरी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी तह दर तह आग लगी हुई है और दूर तक ये खुला आसमान है, इस खुली जगह है, इससे अंदाजा नहीं किया जा सकता कि किस हिस्से में इस वक्त भी आग और केमिकल मौजूद है। जैसे जैसे इसको हवा लगती है तो वो आग दोबारा भड़कना शुरू होते हैं। ताहम मजमूई तौर पर जो गुज़िश्ता रोज करीबन 2:30 पर ये यहाँ पर आग लगने की वाकया रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से फायर ब्रिगेड के तमाम पाकिस्तान नेवी, रेस्क्यू 112 KMC के फायर फाइटर यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं और इस हद तक जरूर कामयाबी हुई है कि आग को फैलने से रोका गया है इस इलाके में। चूंकि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई और ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है जिससे कोई खतरा होता, कोई बहुत बड़े जानी नुकसान का इम्कान होता। लेकिन इस वक्त जो फायर फाइटर्स को टीम को मुश्किलात है वो यह है कि अगर पानी इस्तेमाल किया जाए या फोम इस्तेमाल किया जाए, दोनों सूरतों में आग को भी बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस तरह से जो है वो किस जगह पर केमिकल अब भी मौजूद है। आप मेरे कैमरामैन आपको अगर दिखा सके, यहाँ पर सुबह यहाँ पर थोड़ी सी आग के थे और फिर अब इस वक्त जो है यहाँ पर आपको आग के शोले दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से जहाँ पर ये फोग नजर आ रही है, इसके कब में भी ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर टायरों को जलाने का काम और टायर रखने का काम था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत ज्यादा है और अब भी केमिकल मौजूद है। तह दर तह आग लगी हुई है। एक इसमें मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम कहें कि तो शायद कल भी इस जगह पर जो है वो आग को बुझाने के लिए इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इस एरिया मवाज गोट है जो शहर से खासी दूर वाक़ है। यहाँ पर इस जगह पर टायर फैक्ट्री और उसको जलाने का काम होना वैसे भी एक जो हुकूमती इदारे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि महकमा इंडस्ट्रीज, लेबर, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कर रहा था कि इस तरह का अगर कोई केमिकल का या टायर जलाने की फैक्ट्री थी, क्या वो रजिस्टर्ड थी। ये मामला भी जरूर हुकूमती इदारों के पास आना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये जो आसपास इसके इलाके हैं वहाँ के लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक जो हैं गैसेस, जहरीली गैसेस जो हैं ये टायर बर्निंग से जो हैं हवा में मुंतकिल होती हैं। जैसे ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो जान ले लेती हैं। तो प्लीज़ आसपास एरियाज़ में सब जो है मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा देर ऐसे यहाँ खड़े ना हों, कहीं जी बाहर खड़े हैं देख रहे हैं, वो बहुत एहतियात करें, खिड़कियाँ बंद रखें। और बिल्कुल देखें 2000 गज पे ये गोदाम है और इसको लपेट में लिया हुआ है। अच्छा, ये वकास जो बात कर रहे थे ना कि लाइसेंस दिया हुआ है यहाँ पर कोई फैक्ट्री इस तरह की लगाने का, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्योंकि देखें अक्सर हम ये देखते हैं कराची में क्या पूरे मुल्क में माने गया है कि छोटी फैक्ट्रीज, घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज में बिजनेस खोल लिए जाते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते, इमरजेंसी एग्जिट कहीं नहीं होता, लाइसेंस किस तरह मिल रहा है, रिन्यू कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। आग लगी होती है उसी वक्त, तो उस वक्त आप उसको फिर भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे एक्सटिंग्विशर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है लोगों की, तो फिर इस तरह चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और ये आसान नहीं है, ये जो है आग बुझाना किसी फायर ब्रिगेड के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप गॉड नोज हाउ मेनी आवर्स बिल्कुल देख रहे हैं कि कब ये आग बुझाई जा सकेगी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि सऊदी का जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो मिशन है, सऊदिया को एक तो एनलाइटेड मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ, पूरी दुनिया का फोकस टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये देखें कि 2034 में भाई मैंने तो यहाँ होना है, मैं फीफा कप के लिए दुनिया का सबसे अनोखा जो है फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2034 जी। और इसमें मेजबानी में मुकाबला होता है। कतर ने भी ऐसी तैयारी की थी, जिस मुल्क में भी ये फीफा वर्ल्ड कप होता है तो आप समझे कि दुनिया से लोग आते हैं उसको देखने, तैयारियां होती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है और चीज़ों की ये कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, बहुत कुछ तैयारियां होती हैं। तो ये देखें सऊदिया ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन ये तो देखें ना, एक शानदार है वाकई कंस्ट्रक्शन का ये स्टेडियम। हमने मेगा स्ट्रक्चर्स देखे, नेशनल ज्योग्राफिक पे बहुत आता था, मेगा स्ट्रक्चर्स में बहुत देखता था, तो उसमें बड़े मुनफरिद से स्ट्रक्चर्स बने होते थे। लेकिन ये कि सबको पीछे छोड़ दिया है जी, ये हैंगिंग सा स्टेडियम है कुछ, यानी हवा में मोहल्लक सा कुछ लग रहा है, बहुत ही ऊपर जाके स्टेडियम बनाया। और क्या अट्रैक्शन होगा लोगों के लिए, एक तो फुटबॉल वैसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और जब यहां पर मैचेस होंगे, ये बना रहे अभी, जाहिर है अभी तो 2034 है जनाब एहसान साहब,
बड़ा टाइम है, लेकिन ये बन जाएगा 2034 हाँ, ये कह रहे नहीं 32 तक बन जाएगा, 2032 तक ये बन जाएगा। इसमें अभी अब सोचने की बात है कि जो लाखों लोग आते हैं वो यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे। तो जी लिफ्ट्स होंगी, जदीद लिफ्ट्स होंगी, बुलेट लिफ्ट्स होंगी जो सेकंड्स मिनट्स में ऊपर जाएगी, ऊपर आपको लेके जाएगी। लेकिन क्या मेरे जैसे लोग जो कि हाइट से डरते हैं, हाइट फोबिया है, बस फिर आप ये कि टीवी पे बस टीवी पे कैसे जाएंगे। मैं यही बात है कि मैं जाऊंगी तो सही, लेकिन मुझे लगता है लिफ्ट लेके ऊपर जाके वहां बैठना एंजाइटी अटैक ना हो जाए। लेकिन दिस इज ब्यूटीफुल। एक तो वैसे ही आप देखो ना कि फुटबॉल के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आपने कतर की बात की, तो कतर में कितनी बड़ी तादाद टूरिस्ट की भी, और पूरी दुनिया के लोग वहां पर पहुंचे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब जब इस तरह के स्टेडियम्स बनेंगे, इस डिजाइन के स्टेडियम्स बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के आने की वजह यह भी होगा कि चले उस स्टेडियम में बैठ के हम मैच देखेंगे, कैसा नजारा होगा और कैसा एक्सपीरियंस होगा वो मैच देखना। और बड़ी की नजर इस पे होगी। यानी जब जर्मनी और फ्रांस की टीम्स खेल रही होंगी, पुर्तगाल की टीम खेल रही होगी, अर्जेंटीना खेल रही होगी, और मुझे लग रहा है नीचे होटल होगा और वहीं जो है टीम स्टे भी कर रही होंगी हैं। मुझे लगता है ऐसे ही टीम्स चाहे ना हो, लेकिन ये कि लोगों के लिए कुछ तरह बड़ा वो बना देंगे कि जितने भी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं उनकी अकोमोडेशन यहीं पर हो। बट आई थिंक ये वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा जो इवेंट है, दुनिया में सबसे बड़ा इज फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि दुनिया की सबसे जो है फेमस स्पोर्ट जिसमें लोगों का क्रेज है वो है फुटबॉल। तो अब देखें कि जो सऊदीया जब इसको होस्ट करेगा इतने ग्रैंड तरीके से, वो देखने के लाइक होगा। और ऑलरेडी ये जो AI इमेजेस आ गए हैं इसके जो आए सोशल मीडिया पे, वैसे सब पागल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स हैं, बापे खेलने आएगा भाई, फुटबॉल से याद आया, जूनियर खेलने आएगा, रोनाल्डो। नहीं, सऊदीया में एक और भी पास द बॉल हो रहा था, वो आपने देखा? पास द बॉल कौन सा मुझे अच्छा हाँ वो जिसमें हमारे PM साहब ने जैसे डिसीव किया थोड़ा सा। एक तो मैं वो हॉल को देख के मैं परेशान हो गई। इतना फ्यूचरिस्टिक को लग रहा था कोई मूवी का सेट है, इतना खूबसूरत, जहां आप ये जो है इतने आपके प्रेसिडेंट्स, इतने फीफा के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे ना, वो वहां इकट्ठे हो रहे हैं, सेशन हो रहा है या इजलास हो रहा है, बट इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। मैंने ऐसा एनवायरनमेंट कभी नहीं देखा जो सऊदीया में अभी इस दफा क्रिएट किया गया। हाँ, उन्होंने सज्जे दिखा के खब्बे मारा ना। हाँ, और हम हमारे ये बात करें ना, प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे बात होनी थी, डिस्कशन होनी थी, और वहाँ एक डिफरेंट से काम हुआ कि जी एक बॉल था जिसको सब पास कर रहे थे, और इस तरह, और जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इसको पास किया, दैट वाज सो डिसीव किया भाई, डिसीव किया। उन्होंने कहा मैं तो आसानी से नहीं दूंगा, बाकी सब ऐसे पास कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं। Oh, that was cute. That was really nice. वही बात है कि पास कर रहे US को और कर दिया चाइना को। ये हो सकता है। ये पता है कि जब लाइव कोचिंग या कुछ कभी ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं। पास कर रहे रशिया को, इसका क्या मकसद, लेकिन कर दिया सऊदीया को। ये सिंबॉलिक भी था, ये सिंबॉलिक भी था, क्या पता। पास कर रहे ईरान को, लेकिन कर दिया। बट आई थिंक कि जो मैं सऊदीया की वीडियोस देख रही हूँ ना, चाहे वो कोई होटल हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, या जैसे ये इन्होंने इतना जबरदस्त जो बिल्डिंग बनाई है और जो बनाने जा रहे हैं स्काई स्टेडियम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यूनिक, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया ने कभी देखी नहीं होगी। अभी जाएंगे, कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जा सकते हैं तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम वो जनरेशन है जिसको AI से बड़ा डर लगता है। सही बात है, बहुत खौफ आता है, क्योंकि जिन्होंने 90s का टाइम देखा हो या 80s का टाइम देखा हो ना, वो एक ब्रिज जनरेशन है जिन्होंने टेक्नोलॉजी से पहले का टाइम देखा और उसके बाद। बिल्कुल ह्यूमन। अभी तो देखे ना, जॉब जाने का डर है, सबसे बड़ा जो डर है लोगों को वो ये है, और उसकी वजह से जा भी नहीं है। अब लोग ये कहते हैं जो AI की फील्ड में वो ये कहते हैं नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो आप इससे डरे नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो मैनुअली काम होता था, 10 लोग अगर एक काम करते थे तो AI के जरिए आप उन 10 लोगों का काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो जाहिर है उन 10 लोगों की जॉब्स तो गई ना, और उसका नजर भी आ रहा है, उसके असरात भी है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑनलाइन कंपनी है अमेजॉन, एक बार फिर हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का उन्होंने फैसला किया है, और इत्तलात के मुताबिक कंपनी अपने कॉर्पोरेट शोबे में 14,000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल रही है। तकरीबन 15 लाख के करीब मुलाजमीन है। लेकिन देखिए, इब्तदा तो है ना, आगाज। लेकिन ये देखें कि निकालने से उनको नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही होगा, क्योंकि इसको रिप्लेस करेंगे AI टेक्नोलॉजी। एक्सपेंसेस वो कम कर रहे हैं। ये फैसला क्यों किया, उसकी वजह भी है, एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं अपने, और AI मसनूई ज़हानत जो आ गई है उसकी वजह से किया गया। अच्छा, ठीक है।
हर आसानी के साथ मुश्किलात आ रही हैं, क्या करें? बिल्कुल, ये तो सूरत हाल है। अच्छा, सोशल मीडिया बड़ा मैं भी आजकल थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, तो माहिरा खान के बारे में लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया, उनकी पिक्चर लगा के कि भाई ये फेस लिफ्ट है, बोटॉक्स है, या पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा किया है कि वो जरा ऐसी नजर आ रही है। तो उन्होंने एक वजाहत दी, उन्होंने कहा मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है और कुछ मुझे अलग लुक दिया था। आप मुझे बताएं इस बारे में। अच्छा, क्या नहीं, है? मैंने स्टडी किया, उनकी जो पिक्चर्स थी इवेंट की, वो मैंने देखी बड़े गौर से, और फिर मायरा की भी बात सुनी जहाँ वो कह रही है कि मैंने कोई बोटॉक्स या फेसलिफ्ट वगैरह कुछ नहीं कराया, दिस इज जस्ट हेयर स्टाइल गॉन रॉन्ग, एंड आई एग्री विद हर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा। मैंने खुद, हाँ, ये आजकल ना ये फैशन है कि जी आपकी हेयर पुल्ड हेयर लुक जो है, बड़ी टाइट आप बाल की पोनी सी बनाते हैं, जेल वगैरह लगा के खींच के, तो आईब्रोज ऐसे हो जाती है। ये हेयर स्टाइल है जिसमें होता ये है कि फिर आपकी आईब्रो जो है खिंच जाती है। लेकिन हाँ, ये किसी अनाड़ी का काम था जिसने मायरा खान के बाल बनाए, और ये आपको मैं बताऊँ, मैं खुद बनवा चुकी हूँ। इतने सख्ती से ये बनाते हैं कि खींच के बाल, उसमें इवन तारों का भी इस्तेमाल करते हैं कि इतना खिंच जाए कि उससे फेस जो है ना आपका एक लुक आए, से टाइट खिंची भी ऊपर की तरफ। दिस इज अ स्टाइल, बट सही तरह बनाया नहीं था। उसके ऊपर फिर हाइलाइटर लगा देना एक ड्यूई लुक के साथ और इन्हांस हो जाता है, और लगता है कि फेस को कुछ गड़बड़ होगी। चीक्स जो है आपके ज़्यादा फूले हुए लगते हैं हाइलाइटर की वजह से। तो ये मेकअप एंड हेयर स्टाइल वेंट रॉन्ग इन मायरा खान केस। यानी कोई बोटॉक्स नहीं है, आप ये फैसला देती है, वर्डिक्ट आ गया आपका कि कोई फेसलिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, उसके बाद ये वीडियो बना रही है विदाउट मेकअप, शी इज लुकिंग फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो ये कैसे एकदम हो गया? तो ये शी इज राइट कि बिल्कुल एक, लेकिन ये कि आप अपने हेयर स्टाइल मेकअप आर्टिस्ट का फिर कुछ जरा सेटिंग करें। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये जनाब, ये था माहिरा खान का। एक ब्रेक हमने लेना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौन होगा हमारे साथ? अहमद शाह साहब होंगे हमारे साथ। कराची आर्ट्स काउंसिल में जिस तरीके से लिटरेचर फेस्टिवल, तमाम फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जो महीने की रौनकें हैं ना, उस पे हम आपको बताएंगे उसके बारे में क्या क्या आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा सखावती मेला सज गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग जी ज़ोहेब जी। कराची आर्ट्स काउंसिल में बड़ा सकाफती मेला सज गया है। 142 ममालिक के परफॉर्मर्स आ रहे हैं, और इसमें हम जो पढ़ रहे थे, थिएटर परफॉर्मेंस होंगी, उसमें म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होंगे, डांस परफॉर्मेंस होंगी, फिल्म फेस्टिवल है भाई, जी, फिल्म फेस्टिवल भी उसमें है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 5 फेस्टिवल्स को यकजा कर दिया है। तमाम ही पूरी दुनिया के परफॉर्मर्स इस वक्त कराची में होंगे। 1000 आर्टिस्ट फ्लाई करके यहाँ आएंगे, और एक महीने जो इतनी रौनक होनी है। तो जो आर्ट के शौकीन है, तैयार हो जाए, कराची इज द प्लेस टू बी दिस मंथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब ने, जो कि हमेशा हम जब बदू करते हैं तो वक्त देते हैं, मैं आ जाते हैं। अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक तो है, लेकिन सर आप थक कितने गए होंगे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 1000 गेस्ट, इतने मुल्कों से इनवाइट करना। साल से काम कर रही है मेरी टीम और मैं, और ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और ये दुनिया में इससे ज़्यादा फेस्टिवल भी कहीं नहीं हुआ है। आप सारी दुनिया घूमी है, मैं भी घूमा हूँ। ये बाज़ लोग करते हैं, वो करते हैं आर्ट बना ले तो खाली फाइन आर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। बाज़ लोग करते हैं दुनिया भर में फिल्म फेस्टिवल तो सिर्फ फिल्म करते हैं। बाज़ लोग थिएटर फेस्टिवल, मुशायरा हो जाता है, म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं, बाज़ लोग डांस फेस्टिवल करते हैं। सो हमने सबको क्लब कर लिया है, और ये 1 महीना नहीं है, 39 दिन का फेस्टिवल है। और 7 दिसंबर तक चलता रहेगा। 7 दिसंबर चलेगा, लेकिन अभी बेशुमार दुनिया के मुख्तलिफ ग्रुप हमें और अप्रोच कर रहे हैं। तो पिछले साल भी 4-5 दिन ये बढ़ गया था, तो हमें अंदेशा है कि शायद ये कुछ और दिन भी बढ़ जाएगा। तो वेन्यू अहमद शाह साहब वही है, आर्ट्स काउंसिल? जी, वेन्यू आर्ट्स काउंसिल है। बेसिकली आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 6-8 वेन्यू हैं। 3 ऑडिटोरियम्स हैं, एक ओपन एयर है, 2 स्टूडियो हैं, हमारे पास जॉन एलिया लॉन है। सो साइमल्टेनियसली हमारे पास गैलरीज हैं। सो साइमल्टेनियसली कई सारी जगहों पे कई सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा सर, तो इस टाइम ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने ममालिक से लोगों को बुलाना, उनको कांटेक्ट करना, शॉर्टलिस्ट करना, ये कैसे प्रोसेस कितना मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, इसको ये मुझे भी नहीं पता। एक तो अल्लाह की मदद है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जिस चीज़ में मैं हाथ डालता हूँ, क्योंकि अगर आप पैशनेट हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं और ऑनेस्टी से काम करते हैं, सो मेरा मसला ये है कि मैं अपने मुल्क को कल्चरल मैप पे नुमायाँ तरीन जगह पे ले आऊँ। तो पिछले साल भी हमने 38 दिन का फेस्टिवल किया था, मैं आया भी था, आपको याद होगा।
और 44 मुल्क आए थे और हैरान थी दुनिया के ऐसी जगह पे जहाँ ट्रेवल एडवाइजरीज लगी हुई हैं, हमारे दुश्मन मुसलसल तोते की तरह टेंटे कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अर्जेंटीना से लेके वेस्ट इंडीज से लेके ओशनिया से लेके दुनिया का कोई मुल्क कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ के आर्टिस्ट। इवन पैलेस्टाइन के आए थे पिछले दिनों। फलस्तीन के 2 ग्रुप आ रहे हैं, स्पेन के 2 ग्रुप आ रहे हैं, कोसोवो जैसे मुल्क के भी 2 ग्रुप आ रहे हैं। सो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 26 तो उस कॉन्टिनेंट से हैं मुल्क। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशनिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कोमोरो, ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं जिनके हमने नाम नहीं सुनते, बेनिन। जी। ओह वाह, तो सर ये परफॉर्मेंसेस कैसी हम क्या एक्सपेक्ट करें और हाईलाइट बताएं कोई ऐसे आर्टिस्ट जिनके लिए तो बस बड़े नामवर हो और उनके लिए हम खास आए। फेस्टिवल इज अ हाईलाइट क्योंकि हर एक का अपना एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और सब डांसेस को अगर हम ले लें तो हर तरह का दुनिया का डांस इसमें है और हमारा फोक भी है। कोलंबिया से 12 फोक डांसर्स, 12 कोलंबिया जिसको सिर्फ आप एस्कोबार की वजह से जानते हैं और बहुत रिच कल्चर है वहाँ का। इसी तरह सीरिया, इराक, इजिप्ट, ईरान, तो टर्की। सब वीजा वगैरह का सिस्टम और ये सारा वीजे क्या का हुआ, सिस्टम ये है कम्युनिकेशन कि कैसे अल्लाह रही? ताला ने हमारी मदद की हुई है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में। सो मेरे ईमेल पे पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज हैं वो वीज़ा लगा के दे देते हैं पाकिस्तानियों को, बिकॉज अब उस ब्रांड से वाकिफ हो गए। और मोस्टली जो हैं एम्बेसडर्स उनको पता है आर्ट्स काउंसिल क्या है और वो बहुत पैशनेटली हमें हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी तक इसमें हमने फॉरेन मिनिस्ट्री को या हमारी फेडरल गवर्नमेंट को जहमत नहीं दी, बट वो हमारे पास सहूलत हासिल थी कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो सो वी कैन टॉक टू आवर फॉरेन मिनिस्ट्री के आप इनका वीज़ा लगा लें। लेकिन मोस्टली वहाँ से एक जवाब आता है कि शाह साहब को सलाम भी कहें और रियल टाइम में, चूँकि अब हमारे ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो ऑनलाइन हैं, सो रियल टाइम में मतलब इटालियन अगर फ़र्ज़ करें है और हॉलैंड में रह रहा है तो वो वहाँ से अप्लाई करता है और उसके पहले से ही हमने सबको ईमेल भेज दिए थे। हमने सबसे पहले पाकिस्तान की सारी एम्बेसीज दुनिया में उनको ये भी सपोर्ट की भी भेजी थी कि आप अपने मुल्कों की कल्चर मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू जहाँ पर आप डिप्यूट हैं, इसी तरह पाकिस्तान में जितनी एम्बेसीज हैं हमने उन्हें भी ईमेल भेजी थी कि आप अपनी कल्चर मिनिस्ट्री को अप्रोच करें और ये दुनिया के सबसे बड़ी फेस्टिवल में आप अपना शोकेस और करें। सिंध की वजारत दाखिला और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ये मैं कहती हूँ आपके साथ पाकिस्तान की बिल्कुल। तो अब इज्जत इतनी है, इतना ये 7-0 का तो आपको स्कोर पता है भारत से जंग के बाद, जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और जो ब्रांड पाकिस्तान बन गया उसमें तो लोग बड़े शौक से आ रहे हो। ये आप जिस मार्का की बात कर रही है उसकी भी सबसे बड़ी सेलिब्रेशन मैंने की थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी और 2 लाख लोग हैदराबाद में जमा थे, पूरा सक्कर में था, नेशनल स्टेडियम था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और उससे फ़ायदा बहुत हुआ है हमें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस महाज पे तो हम लीड कर रहे हैं, लेकिन जो कल्चर का महाज है 2 साल पहले तक हमें कोई नहीं जानता था ब्रॉडवे पे या वेस्ट एंड पे या और अब जो है आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे ना, गूगल AI कुछ भी, सो आपको जो नजर आएगी सबसे बड़ी चीज वो आपका कराची में होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होगा। और इससे पहले जो फेस्टिवल्स होते रहे, क्या यानी इस लोगों के जानने के लिए कितना फायदेमंद है ये कि हमारा फायदा देखने के बहुत तरीके हैं। हाँ, दुकानदार ये फायदा देखता है कि दुकान में माल बेच के कितने पैसे कमाएगा, ठीक है ना, और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये फायदा देखता है कि मैं पैसे बना लूं। मेरा फायदे देखने का पैमाना अलग है। मैं देखता हूं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे हमारे लोग कितने महसूस हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा जो पाकिस्तान का झंडा है और उसका जो नाम है वो कहाँ जा रहा है। सो कभी कोई इकोनॉमिकली कोई लीड कर रहा है और असले से कोई लीड कर रहा है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम किसी गिनती में नहीं थे, लेकिन सकाफत में इस वक्त आपका मुल्क लीड बिल्कुल। और लोग जब आना चाहते हैं पाकिस्तान तो उसको सर्च करते हैं ऑनलाइन के जी पाकिस्तान कैसा मुल्क है, सब वहाँ जानते का। हैं उसके बारे में। तो जो भी आपको सर्च कर रहा है उसको ये इमेजेस और उसको ये वीडियोस देख के उसको जहन बनाने में हेल्प मिलती है कि यार यहाँ तो बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं, आर्टिस्टिक हैं जी। सिर्फ परफॉर्मर नहीं आ रहे, अच्छा। दुनिया भर से लोगों ने हमें अप्रोच किया है कि इस फेस्टिवल को हम अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। तो अमेरिका से और जर्मनी से और इधर से और उधर से अपनी टिकटें लेके अपना खर्चे पे वो अटेंड करने आ रहे हैं। और देखिए जब कम्युनिकेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते रहते हैं कि एफडीआई नहीं आ रही, लोग इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, तो ये तो बड़ा जबरदस्त जरिया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ को बिजनेसमैन और सरमायादार और ये सब नहीं आते थे, और बल्कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को दुबई जाके मीटिंग करनी पड़ती थी गोरों के साथ। हम यही प्रूव कर रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, कराची इज अ वेरी सेफ सिटी। ये लोग सारे घूमते हैं चाय खानों पे, मैंने तो लियारी भी लेके जाऊंगा और मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में लेके जा रहा हूँ, वहाँ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैं स्ट्रीट पे डांस करवाऊंगा, स्ट्रीट डांस, क्या बात है, या आई डू दैट। और उसके अलावा मैं ये करता हूँ कि जो हमारी सप्रेस क्लास है ना, हमारी वर्किंग क्लास के बच्चे जो, या ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, उनके लिए भी मैंने शोज प्लान किए हुए हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पाकिस्तानी सिनेमा भी नहीं वो भी देखा है। देखें कि भाई ये अगर आप आर्टिस्टिक खुद परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आर्ट को देख के आप अप्रिशिएट तो करें। सर ये स्केड्यूल वगैरह बताएं, जैसे मैं अगर आना चाहूँ मुझे कैसे पता चले कि जी शौक है कि भी फिल्म का देखना है, स्केड्यूल उसका क्या है, ये आप मतलब क्या टाइमिंग्स होंगे, किस दिन क्या चलेगा? एक जुमले में आपको बताता हूँ कि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सारे मीडिया के साथ पूरा स्केड्यूल विद पोस्टर शेयर कर लिया। और नादिया आपका नंबर मेरे पास फॉर्चुनेटली है, तो जैसे ही ये शो ऑफ होगा उसी वक्त शेयर करूंगा, बट ये पब्लिक हो चुका है कल। और मैं आपको एक बात बताऊं सर दिल से, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ना, मेरा बेटा कहता है कि मैंने जाना है, मैं कभी इजाजत नहीं देती, मैं कहती हूँ नहीं मुझे डर लगता है, बट व्हेनेवर देयर इज एन इवेंट इन पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, तो जो आपकी सिक्योरिटी और वहाँ अरेंजमेंट होता है, मैंने कभी, बल्कि मैं इंकरेज करती हूँ बेटा जाओ, दोस्तों को भी लेके जाओ, कि इतना अच्छा इंतजाम होता है और सेफ्टी होती है और नजर होती है। और सेफ्टी के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ चीजें, कुछ आप पे कर्ज होते हैं जो आपको बताने चाहिए। ये फेस्टिवल किसी भी कीमत पे मुमकिन नहीं था। हुकूमत सिंध की अगर ऑल आउट सपोर्ट हमारे साथ नहीं होती, ऑल आउट का मतलब है फाइनेंशियली भी, सिक्योरिटी भी, हेल्थ भी, एयरपोर्ट प्रोटोकॉल, जैसे मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल है, जैसे स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल है। हमारे हर आर्टिस्ट को जब वो टारमेक पे जहाज से निकलता है, वहाँ से उनको सिंध गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट और उसमें फेडरल एजेंसीज भी के साथ कोऑर्डिनेशन है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, सिविल एविएशन, इवन डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज और डीआईजी के लेवल पे, इवन एनआईसीवीडी का, हमारा सिंध का जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा अस्पताल है, उसकी एनआईसीवीडी का कार्डिक वैन भी वहाँ पे खड़ी हुई है, 1122 की एम्बुलेंस भी खड़ी है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट भी एंगेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एंगेज है, केएमसी भी एंगेज है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी जाहिर है, सिंध की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, दे आर आल्सो वर्किंग बिल्कुल फॉर दिस। नहीं, जबरदस्त बेहतरीन ये एफर्ट आपकी तो नजर हमारे आती है। मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों का बहुत ख्याल रखना है, सजा दें अपने शहर को, सफाई का ख्याल रखें, हमारा भी फर्ज बनता है क्योंकि हमारे इतने मेहमान कितने बस मुल्कों 30 से। सेकंड मुझे इसलिए और चाहिए कि कोई ये ना समझे कि ये सारी दुनिया का कल्चर आके हम आप पे थोप रहे हैं। पाकिस्तान में 500 आर्टिस्ट पाकिस्तानी परफॉर्म कर रहा है, जिसमें राहत फतेह अली खान भी मौजूद हैं, सजाद अली भी मौजूद हैं, और बेशुमार हमारा सारा फोक इंस्ट्रूमेंट, हमारे फोक डांसर्स, हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, हमारा जैनजी म्यूजिक, हमारा पॉप म्यूजिक, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे हो, कल्चर हार्मनी के लिए बहुत अच्छा है ना, ये बहुत फख्र की बात है। होगा तो फिर सोचो ये सारे आर्टिस्ट, इनके स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है, 142 कंट्रीज के आर्टिस्ट अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, और वो जो हम फ्यूजन की बात करते हैं ना, इसी तरह फ्यूजन फिर अच्छा होता है। बड़ी बात है, क्या बात है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट और लुकिंग फॉरवर्ड टू फेस्टिवल। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। Welcome back after the break. Good morning, everyone.
हाँ जी जी, अभी जी बताएं क्या क्या आर्टिस्टिक बातें हो रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सारा फेस्टिवल का सुन के। अब हम बात करते हैं जाहिद अहमद से, हमारे कमाल एक्टर हैं, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मर एक्टर, और बड़े सीरियस और कहते हैं ना मायनी खेज ड्रामे जो हैं ये आजकल मैं देख रही हूँ कर रहे हैं। और ये जो नया ड्रामा इनका आप एक्सप्रेस पे देख रहे होंगे, दिल ढूंढता है फिर वही, उसके ऊपर जरा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर, उसकी बात की है। तो ड्रामा देखा आपने? दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे, तसव्वुर जाना किए हुए, ये है पूरा। हाँ, लेकिन ड्रामे में इतना ही है। ड्रामे में थोड़ा सा ही है, दिल ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? अपनी पहचान ढूंढ रहा है, अपनी जिंदगी, मोहब्बत, अपना हाल, अपना माजी ढूंढ रहा है। क्योंकि ये शख्स जो हस्बैंड है, अली जिनका नाम है, बहुत प्यारी फैमिली है, भूलते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बड़े अहम मेमोरीज देखो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूलने लग जाएं, और ये हुआ एक ट्रॉमा के बाद, एक एक्सीडेंट के बाद जिसमें उनकी छोटी बेटी की जान चली जाती है, एंड वो जो गिल्ट है उसने ट्रिगर किया ये डिमेंशिया, अल्जाइमर इफेक्ट को, कि अब वो इस हद तक पहले छोटी छोटी चीज़ों से भूलना शुरू हुए, और उसके बाद ये कि अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं। बहुत तकलीफदेह बात। और यानी इसका मतलब ये कि एक आम आदमी की कहानी है जो मुआशरे में नजर आती है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई रिदा बिलाल जो राइटर है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उस पर एक मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की और इस कंडीशन की बात की, और कैसे ये शख्स जो है जाहिद अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया। अरे जबरदस्त। जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, और कितना अच्छा ड्रामा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं भी अभी लास्ट एपिसोड में एक सीन देख रही थी जिसमें शीशे में देख के अपने आप को डर गए कि ये शख्स कौन है, और चीखने लग जाता है, पैनिक अटैक। ये कैसे, ये इसका बताइए जो सीन आप कर रहे थे, हाउ डिफिकल्ट वाज दिस? Nadia, not just this scene, I think this is the most difficult serial of my life. है ना? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन this has to be the most difficult thing to perform because it's so heartbreaking and it's also something so unusual जो कि you know आप जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने अंदर उस इंस्टेंट को तलाश करते हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन जब इस तरह की चीज कर रहे हैं जो कि एक ऐसी बीमारी जिसमें आप अपना आप ही भुला देते हैं, तो वो आप अपने अंदर कैसे ढूंढेंगे, यू नो, एज ए परफॉर्मर वो आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे, कैसे तलाश करेंगे? सो इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। और जाहिद, मैंने आपको देखा है इससे पहले भी आप इस तरह के ड्रामों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एक और इनका ड्रामा मुझे याद है, नाम याद नहीं आ रहा, एक डुअल पर्सनैलिटी होते हैं, दो लोग होते हैं, एक ऐसे ही है, तो ये ज्यादा दिलचस्पी आपकी है इस तरह के। तो इस पे जाहिद आपने रिसर्च भी की होगी, तैयारी भी की होगी इस कंडीशन डिमेंशिया के ऊपर, तो किस तरह से तैयारी की फॉर दिस कैरेक्टर? नादिया, मैंने शूटिंग से स्टार्ट होने से कोई 4 महीने पहले अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे मैंने स्टेटस डाला कि अगर आपके मेरे जितने भी फ्रेंड्स लिस्ट में लोग हैं, उनकी फैमिली में या उनके जानने वालों में अगर किसी को डिमेंशिया है और वो भी यंग एज स्पेसिफिकली, तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने एल्डर्स का बताया, उनकी वीडियोस भेजी, कईयों के पास मैं गया, उनसे फ़ोन पे बात की, बिकॉज मैं देखना चाह रहा था कि जब इंसान को डिमेंशिया हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी बारीक हरकतें कैसी होती हैं ना, उनकी आंखों में क्या होता है खास तौर से। सो आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे बहुत लोगों ने अपनी वीडियोस भेजी। ये चैलेंज ये था कि ये डिमेंशिया यूजुअली होता ही ओल्ड एज में है, लेकिन ये जिस चीज़ की कहानी है वो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया पे है, FTD, which can happen to anyone starting from their 40s. सो उसकी मिसाल भी बहुत कम मिली। हाँ, यूट्यूब पे मुझे बहुत कंटेंट उसका मिला ऑफ पीपल गोइंग थ्रू दिस एज। सो या दैट्स हाउ आई डिड सम प्रिपरेशन फॉर दिस रोल। अच्छा, ये आज इस मुआशरे में इसलिए भी रिलेट ये कर सकता है क्योंकि डिमेंशिया तो खैर है, लेकिन डिप्रेशन भी देखे ना इस मुआशरे में कितना आ गया। फैमिली लाइफ में हस्बैंड का अलग एक डिप्रेशन का लेवल है, जॉब नहीं है। मैं आपके इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं जाहिद, आप खुद भी डिप्रेशन के इस फेज से गुजर चुके हैं, और वो जो आपकी लाइफ जर्नी रही है वो बड़ी स्ट्रगल भी आपने की है एक वक्त में।
तो यकीनन ये ड्रामा करते हुए वो सारी चीजें भी आपने आपने ज़ाहिर उससे तजुर्बा से फायदा उठाया होगा उससे यकीनन। डिप्रेशन बहुत काम आती है इस तरह की चीजों में, सही कह रहे हैं आप। जैसे वो कहते हैं ना, जिस शायर में भी सबसे ज्यादा दुख हो उसकी शायरी में नजर आता है वो। सो एक एक्टर की जिंदगी में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन डिमेंशिया जैसे आपने शायद इसमें भी देखा हो, ये इसके फादर को भी दिखाया था है। सो इट्स मोर ऑफ अ इनहेरिटेड डिजीज। इनहेरिटेंस में अगर आपके हैं तो चांस बढ़ जाता है, बट यस ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो इट्स अ किलर फॉर द ब्रेन। और किसी इंसान की जिंदगी में अगर इनहेरिटेंस में कोई डिजीज हो भी, लेकिन वो स्ट्रेस लेता है तो वो चीज ट्रिगर उसको ज्यादा करती है। सो या यू आर राइट इन सम रिस्पेक्ट्स। he's going through the loss of his daughter। ये हमने पहले एपिसोड में देखा था, एक बेटी भी है जो मर चुकी है। तो उसका कितना उसमें जो रीजन अगर इसका देखा जाए कि इसको डिमेंशिया, एक वो हम कंफ्यूज थे कि भी जेनेटिक है, वो ट्रॉमा है बच्ची का, वो वजह है, या इसका वर्कलोड है, स्ट्रेस है, क्या वजह क्या बनी इसके केस में? It's both, Nadia. It's both things. It's genetic. It's also being triggered by all these factors. और उन सारी चीजों ने एक्ट करके और जल्दी ऑनसेट कर दिया है। शायद इसको थोड़ी ओल्ड एज में होना था क्योंकि जीन्स में है, लेकिन द डेथ ऑफ द डॉटर हैज ट्रिगर्ड इट टू अकर मच क्विकली। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। जी, तो ये सारी अच्छा जाहिद मुझे ये बताएं कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि एक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, तो आप यानी कौन सा इमेज पसंद करेंगे एज एन एक्टर अपना? एक ऐसा हीरो जिसने स्पेक्स भी लगाए हुए हैं, जो वेल ड्रेस्ड भी है, जो ऐसे लुक दे रहा है तो कैमरा नजर आ रहा है, लाइट्स आ रही है, या फिर आप एक ऐसे किरदार अदा करना चाहेंगे जो मुआशरे से रिलेट करते हैं? अगर एक फादर का कैरेक्टर है तो फिर वो आम आदमी जो एक फादर अपने मसाइल हल करता है या जिस तरीके से जूझता है वो करना चाहेंगे आप? इन दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये कमर्शियल भी तो होना चाहिए नहीं? आइडियली तो यस, आई वुड वांट टू डू बोथ, बिकॉज यू सी डूइंग एनी वन थिंग बार बार, चाहे वो जितनी भी डिफरेंट हो, इट गेट्स बोरिंग, और जी क्योंकि आप अगर नादिया ने भी बेतहाशा काम किया है, आप अग्री करेंगे नादिया, अगर आप चैनल्स के साल के प्रोग्रामिंग को ले तो उसमें शायद एक से दो ऐसे होंगे जो प्रोजेक्ट्स जो के किसी सब्जेक्ट बेस्ड हो। बिल्कुल, वेरी रेयर। जी हेलो जी जाहिद, आपकी सारी आवाज नहीं आ रही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादातर एक जैसे होते हैं, लेकिन जाहिद फिर भी हैविंग सेड दैट, जब हम कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो उस तरह के क्या नंबर्स भी अभी आज के जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं, वो नंबर्स मिल रहे हैं? क्योंकि जरूरी है कि ड्रामा सक्सेसफुल भी उतना हो, व्यूज भी आए, रेटिंग्स भी आए, वो तो है ना प्रेशर। तो इस ड्रामे के साथ आर यू हैप्पी कि जो लोगों का जितना रिएक्शन आया, जितने व्यूज आए हैं, या नहीं और ज्यादा होने चाहिए थे? Yeah, I cannot worry about numbers. That's not my job. That's the job of the makers. The way they promote it, the way the channel and how they promote it and all. मेरा काम, मुझे सिर्फ एक नंबर से concern है. That's the amount that we're getting for the hard work that we're doing. उसके बाद अगर एक्टर ये सोचने बैठ जाएगा, उस अमाउंट पे भी लोग बहुत बोल रहे हैं आजकल कि जी अमाउंट्स बहुत लेट मिलती हैं, उस पे भी काफी वोकल हुए हैं आर्टिस्ट के जी हमारे पैसे फंस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड नहीं मिल रहे होते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप बताएं, आपके भी ऐसे मसाइल होंगे वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री? बिल्कुल रहे यार, मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मैं तो शूट पे जाने से इनकार कर देता हूँ अगर मेरा अमाउंट डिले हुआ होता है। बिल्कुल सही। तो आप इस पोजीशन में है ना, बहुत से इस पोजीशन में नहीं होते। हाँ। वो बेचारे चले जाते हैं कि ठीक है काम तो मिल रहा है। आपको डालना चाहिए। नो नो नो,
क्या कर लेंगे आप? कौन कौन सा चैनल? लेकिन जाहिद वो जो आखिरी चेक मिलना है ना काम खत्म होने के बाद, वो फंस जाता है। वो फंस जाएगा। पहले तो मैं भी ठीक है ये कहती हूँ कि जी हाँ काम चेक मिलेगा, तो जब वो जो आखिरी चेक है वो फंसता है, मेरा फंस गया एक। अब उसको क्या करें, उसको कैसे निकालें? काम हो गया, अब आपके पास कोई लेवरेज भी नहीं, फिर क्या करें? बस आप एक दिन शूट का अपने पास रखे ना फॉर लेवरेज, कि यार एक दिन का काम रह गया, ये मैं नहीं करा रहा जब तक आप मुझे चले पोस्ट डेटेड भेज दे। अरे वो चेक बाउंस हो गया जाहिद, मेरा चेक बाउंस हो गया, आप बताओ प्रोडक्शन हाउस का पता है? अरे चेक बाउंस हो गया तो आपके पास FIR कराने के ग्राउंड्स आ गए, मुबारक हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कहाँ FIR को कराते हैं, FIR करा के एक अलग मसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन बात इसकी बिल्कुल सही है जी। अच्छा जाहिद, आपका एक हमराज ड्रामा भी है और हमारे साथ फारूक रिंद साहब थे, तो वो जरा ना वो ये कह रहे थे कि हाँ उनको डिप्रेशन हो गए भाई इस ड्रामे से। हाँ। ये डिप्रेशन की बात निकली है, तो उन्होंने कल हम भी परेशान हो गए कि उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन हुई है तो इस ड्रामे की वजह से हुई है कि मेरा काम कैसे उसमें खराब हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हमराज? जबरदस्त कास्ट थी, बड़ा अच्छा ड्रामा था। नॉट माई प्लेस टू से। फारूक रिंद साहब मेरे तो खैर बहुत ही दिलो जान अजीज हैं, उनको अगर कोई चैलेंज फेस हुआ है प्रोडक्शन के हवाले से, वो उनकी जगह कहने के लिए हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की। एक थ्रिलर कहानी थी, हाँ उसका जो हुक था, क्योंकि हर सस्पेंस का या थ्रिल का कोई हुक है, वो ही डिड नॉट हैव एडिट पे कंट्रोल। फारूक रिंद, तो अगर आपके पास एडिटर कंट्रोल नहीं है और कोई और एडिट कर रहा है और उसने वो हुक बहुत जल्दी रिवील कर दिया है, तो फिर पीछे मिस्ट्री में कुछ रह जाता। मिस्ट्री बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो उसकी जो वजह थी फिरोज की उस लड़की पे शक करने की, वो बहुत कमजोर थी कि ये इतना क्यों कन्विंस्ड है। हालांकि पीछे बड़ी वैसे वो स्टोरी अच्छी थी, जो एक्चुअली लड़की का मर्डर हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, लेकिन शुरू में प्लॉट वीक हो गया कि भाई क्यों। तो वैलिड डिप्रेशन था, उन्होंने सही बात बताया। हाँ वो, लेकिन ये कि एक्टर्स ने बहुत जान मारी है, वो तो नजर आया। जी राधिया जी, तो अभी इस थोड़ा सा इसी सीन के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये सीन मुझे लगता है काफ़ी वायरल होने वाला है, ये जो शीशे वाला सीन था। और ऐसे में नाउ माय पॉइंट इज कि जब एक शख्स अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन अपनी बीवी को पहचान पा रहा है, फिर भी इस स्टेट में माँ को देखो कि ये मुझे ही नहीं पहचान रहा, और बहन कह रही है वो अपने आप को नहीं पहचान रहा, आपको अपनी पड़ी है, लेकिन इस कंडीशन में स्टिल बीवी को बुलाता है और उसको पहचानता है। ये कैसे? कितनी डेप्थ है इसमें? पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा नादिया, तो बीवी को भी एक दफा नहीं पहचान पाया। बिल्कुल। कल चल गया, आई थिंक एपिसोड 10 चली है। 9 के शुरू में एक दफा वो बीवी को भी नहीं पहचानता। सो ये अब हमने, क्योंकि सीरियल है, आपकी आंखों के सामने एक ग्राफ बनाना और उसको कहीं लेकर जाना है। सो अब 10 हो गई हैं, विदिन 26 इसको खत्म करना है। तो आपके सामने अब आपको नजर आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ सिवियर होता जाएगा। ही विल स्टार्ट फॉरगेटिंग, और कुछ कभी कोई मेमोरी का चंक वापस भी आ जाता है, मोमेंटरीली उसको कुछ चीज याद हो जाती है, और यही चीज कंसिस्टेंट है थ्रू आवर रिसर्च। एंड रिदा बिलाल हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब राइटिंग द स्क्रिप्ट। इवन जो आपका सेकंड जो ट्रैक है, सॉरी आप पहले रिदा की बात करें पूरी जी। सो उन्होंने ऑब्वियसली इतनी सेंसिटिव चीज और एक पर्टिकुलर डिजीज है, तो बहुत रिसर्च के तहत उन्होंने लिखा है। सो वो सारी जर्नी इसी तरह की रही है कि द डिग्री ऑफ हाउ मच ही इज फॉरगेटिंग, चाहे वो जितने क्लोज लोग होते जाए, और उसके बाद sometimes he's forgetting and sometimes he's coming back into बिल्कुल। और ये तो चैलेंज इस कैरेक्टर के साथ है। एक और चैलेंज है इसका भाई, एक जिसमें हम इनहेरिटेंस कहा जाता है, दूसरा ट्रैक के जो भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक भाई है जो लालची है, जो ईवल है, फिर माँ का भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, वो भी जरा बताएं ट्रैक, वो क्या ये भाइयों का इतनी रिजेंटमेंट उसमें। अब तो पता नहीं और भी टीचर के पीछे पड़ गया है, बहन के भी पीछे पड़ गया है। ही इज वेरी इवल भाई। ये
मैं खजान से मजाक करता हूँ जब मिलता हूँ उससे, तो मैं भी उससे ही सवाल करता हूँ कि भाई तुझे मेरे से मसला है मसला क्या है एग्जैक्टली? अगेन हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, एक वर्ल्ड बिल्डिंग रिदा ने ऐसी की है कि जिसमें मल्टीपल स्ट्रेसेस इस बंदे को, इसकी हालत को ट्रिगर कर रहे हैं। तो उसमें द फैक्ट दैट मेरी और रमशा की या ज़ारा की जो शादी दिखाई है, वो उसमें हमने ज़्यादा नहीं डिटेल में डाइवल्ज किया, बट इतना सिर्फ कहा है कि आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी शादी की गई थी, इसलिए ना मेरे पेरेंट्स उससे राजी थे ना उसके पेरेंट्स उसके राजी थे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आइसोलेटिंग देम, यू नो। इंसान आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो वो बिल्कुल आइसोलेट फील करता है। देर ऑलरेडी इन डिफरेंट सिटीज, और उसमें फिर going through the grief of losing a daughter and still not having your parents, or her not having her parents there, और भाई के साथ जो एक कंपटीशन होना, भाई की डिटेल आगे जाके खुलेगी इसलिए मैं उसको अभी ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन सिबलिंग राइवलरी भी एग्जिस्ट करती है। इट्स ग्लोबल फिनोमेना, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो सकता है। बिल्कुल। सो हर चीज जिस पे की तरफ इशारा किया गया है, वो कोई ना कोई हमारे माशरे की ऐसी बात है जिसके बाय द एंड ऑफ द ड्रामा जिस पे डिस्कशन जरूर ओपन होगी, स्पेशली फॉर पेरेंट्स हु आर केयर गिवर्स, दैट यू कांट एवर फोर्स अ कंपटीशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यू नो। बिल्कुल। और ये हम अक्सर कर जाते हैं अपने भाई के साथ, जैसा क्यों नहीं हो सकते, वो देखो उसने होमवर्क कर लिया है, ये वो छोटी एजेस से कंपटीशन होता है। बिल्कुल। कंपैरिजन शुरू करते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से इफ इट्स नॉट केप्ट इन चेक तो ये बढ़ जाता है। अच्छा भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है, बीइंग एन आउटसाइडर। सो काफी सारी चीजों को इकट्ठा चला रही है ये कहानी। ज़ोहेब सवाल पूछ रहे हैं हमसे, दोनों से सवाल है, दोनों से सवाल है। अच्छी कमेंट। और सवाल ये है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आती हैं सोशल मीडिया पे, एक्टर्स की खास तौर पे वायरल होती है, हम जर्नलिस्ट की तो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं, वो उसी फील्ड में होती है, लेकिन जैसे अब सबा कमर ने कह दिया कि उनसे पूछा कि भाई कराची, उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह कह दिया, पता नहीं वो एडिट किया या नहीं किया, उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई उनकी सबा कमर की। ठीक है, जब आप पूरा सुने तो लगता है कि नहीं, वो कराची में रहने पर उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि मैं प्रेफर करूंगी इस्लामाबाद और ये वो। तो आप दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके और उसको एक अलग ही रंग दे दिया गया है? नादिया आप भी बताएं, जाहिद आप भी बताएं। जाहिद ही बताएं। हाँ जाहिद बताओ भाई। क्या मेरे साथ कभी ट्रोलिंग हुई है इस तरह? हाँ, नहीं क्या किया गया? हाँ, कि आपने कुछ कहा, उसको किसी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लेके जी इसको वायरल कर दिया हो, और आप कहें यार मैं तो वैसा बोला ही नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, इसका इतना फंस क्यों बनाया जा रहा है? इस हद तक नहीं हुआ जितना अभी इस मिसाल में हो रहा है, लेकिन अब ये आपसे कह रहे हैं ये अब ज्यादा होना शुरू हो गया है। पेजेस और ब्लॉग्स बिला वजह सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह चेंज कर रहे हैं, तो कर लें। सब चैंपियन इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। उसकी अगर ट्रोलिंग हो भी गई या बात ज्यादा हो रही है तो सो व्हाट, यू नो। सही। अच्छा, तो अभी नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़। अब आगे इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है, कि अगर ये कंप्लीटली अपने आप को भूल जाता है और डार्कनेस में चला जाता है बिल्कुल, तो क्या इसको घर वाले संभालेंगे या इसको कहीं स्पेशल केयर में दाखिल कराना पड़ेगा? क्या होगा? बिकॉज ही इज यंग और इतनी बीवी से प्यार करती है, इसको आगे क्या होगा? ये तो आपको देखना पड़ेगा नादिया, ये तो देख कर जानेंगे आप। देख कर जानेंगे, बिल्कुल ही। मैंने ना कहा कि कहानी खोल दो, लेकिन अच्छा ऐसे होता क्या है वैसे? नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स जो हों फिर उनके साथ क्या होता है? फैमिली ख्याल रख पाती है नहीं, या प्रोफेशनल केयर हो? यही तो चॉइस, यही इन्हीं चॉइसेस को देखा जाएगा आगे चल के कि क्या करना है। अभी आप देखें कि ही इज अनएबल टू वर्क, सो वेरी सून रमशा विल हैव टू वरी अबाउट मनी। और अभी तक हमने जितना दिखाया, दे आर नॉट
concerned about और इसमें money. वाइफ की अच्छा, सपोर्ट भी बड़ी पैसा। अहम होगी, देखना कि वो किस तरफ जाती है। और वो अपने आप को अक्सर तैयार cases में कर ऐसा रही होता है कि है हाँ। जिंदगी के लिए कि मैंने अगर ब्रेड विनर बनना है तो मैं काम करूं तो मैं फ्रोजन गुड्स का कर लूं, फूड का, लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकती, बच्चे को भी टाइम देना है, मियाँ को भी जरूरत है, कैसे करें? और सिंसियरिटी भी फिर देखी जाएगी ना, वो टेस्ट है उसका भी। अच्छा, और ज़ारा नूर Hot के Waters साथ में है। ज़ारा नूर के साथ काम करना कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाय, तालियां बजाने का दिल चाहता है उसके साथ काम करके। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है साथ, और बड़ी मुझे एकदम से वो फीलिंग आई ना कि आप किसी के साथ काम करते तो आपको लगता है कि यार पहले क्यों नहीं किया कभी काम। So she is an absolutely brilliant actress and so fun to be with on set. और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा, कि मेरे लिए शायद मुश्किल ड्रामा था करने का, लेकिन इसके लिए, ज़ारा के लिए आई बिलीव ज़्यादा मुश्किल है इस पूरी कहानी को, उसको जस्टिस करना। और उसकी वजह यह है कि आप एक इंसान भूलना शुरू हो गया है। एपिसोड लिटरली वन से हमें दिखाया छोटी छोटी चीजें भूल रहा है, और वो सिर्फ आगे भूलता ही जाएगा। तो मेरा तो एक वो पैटर्न बन रहा है, और जब मैं भूल जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं भूल गया। I've not realized that I'm forgetting. But Zara has to react to that, and obviously react differently every time. So उसका जो ग्राफ है वो बर्दाश्त से, और फिर कराहट से, और चिड़चिड़ापन से, कहाँ से वो किस मुख्तलिफ रंग को इख्तियार करता हुआ उसका ग्राफ जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कहानी। बहुत मुश्किल काम है उसका। और जाहिद मुझे बताएं कि आप एज एन एक्टर मुझे बताएं कि आपकी क्या, यानी किस तरीके से आप एक कैरेक्टर में रहने के लिए क्या करते हैं एफर्ट्स? जब यानी कैमरा रोल होता है तब आप उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। बहुत से एक्टर्स हमने देखे कि जब तक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो वो उसी कैरेक्टर में रहने की, ऑफ द सेट या भी, घर में आके या भी घर तो में वो भी, इफेक्ट ताकि रहता है वो उसका। याद रहे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? जिसकी आप बात करें उसको मेथड एक्टिंग कहते हैं, कि आप कैरेक्टर ही में रहें, उससे बाहर ना आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। मैं जैसे कैरेक्टर्स करता हूँ, मैं अपना एक सर फाड़ लूं अगर मैं उन कैरेक्टर्स में रहूं। तो आई एम एन स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। सीन हुआ, शूट खत्म हुई, खत्म, वहीं पे उसका हंसी मजाक किया और घर वापस आ गए। इसको मैं सवार नहीं करता चीज़ों। बहुत जरूरी है, वरना घर वाले तंग हो जाएं भाई। कंटिन्यूटी में रहना पड़ा एक फिर तो, जब भी ड्रामा चलता है मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, अभी आयजा खान के साथ भी काम किया, ज़ारा के साथ भी, कुछ इनकी आदतें बताएं बड़ी जबरदस्त, क्योंकि इतना वक्त गुजरता है साथ में जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं। तो आयजा का काम का अंदाज, कोई इनकी अजीब आदत, एंड ज़ारा की भी। अजीब तो नहीं भाई, आयजा इज अ वन मैन आर्मी। उसने माशाल्लाह, शी इज अ परफेक्ट वाइफ एंड होम मेकर सॉर्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो हर वक्त उसकी फोन पे कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, चाहे वो बच्चों का होमवर्क है, दानिश की 6035 चीजें हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है आगे। और आयजा की मैं आपको एक बात बताता हूँ, वाकई अपने याद दिला दी। आयजा पहली बंदी देखी है मैंने जिसकी, इनफैक्ट पहली आर्टिस्ट शायद, उसके पास ना स्क्रिप्ट होती है पूरे ड्रामे की, जो कि उसका अपना एक बनाया हुआ तमाम एपिसोड्स को जोड़ के ना इतना मोटा एक स्क्रिप्ट होता है पूरा। बिकॉज 20-25-30 एपिसोड्स का स्क्रिप्ट हम साथ कैरी नहीं करते, एक्टर को भी कैरी नहीं करता। आप सेट पे जाते हैं, आपको सीन निकाल के दिया जाता है, वो उन्हीं का स्क्रिप्ट होते हैं, आप उसमें से पढ़ लेते हैं। आयजा के पास सारे स्क्रिप्ट खुद होते हैं, और वो स्क्रिप्ट का जो पलंदा है इतना बड़ा, वो भरा हुआ होता है पोस्ट-इट से, कोई ना कोई रेड ब्लू ग्रीन वाले जो टैग्स होते हैं, उसके की नोट्स होते हैं, वो भरा हुआ होता है उसमें। और ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट डे ऑफ शूट से पहले की एक कहानी है। मतलब फर्स्ट डे आई है और उसमें पहले से ये चीजें तैयारी हुई है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो आप जो देखते हैं ना कि आयजा की, इवन जैसे अगर हम राज की एग्जांपल ले लें, उसकी हर सीन में, पर्टिकुलर सीन में उसकी लुक जो है, उसका ड्रेस जो है, उसका मेकअप, उसका हाथ बालों का स्टाइल, भाई वो बंदी इतना प्री वर्क करती है, तैयारी करती है वो, इट इज अनबिलीवेबल। और वो मुझे बता रही थी
कि मैं हर दफा उसका देख के शॉक होता था, कहती है कि मैं बहुत अरसे से ये कर रही हूँ। हाँ, सो वो इसलिए चीज नजर आती है, कोई भी इंसान, वैसे माशाल्लाह वो खुद भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन एक मेहनत, पैशन एफर्ट मांगती है और कंसिस्टेंटली आप करना, ये बहुत Success अच्छी में बात। आप दिस बहुत इज व्हाट proud मेक्स करती यू है अ चीज़ें। स्टार। जी बहुत शुक्रिया जाहिद अहमद, आपने वक्त दिया। थैंक यू जाहिद, और वी एंजॉयिंग द ड्रामा परफॉर्मेंस, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये कैरेक्टर जो है ये बहुत रुला रहा है, सब परेशान है, अल्लाह करे इसका कोई एंड अच्छा हो। बिल्कुल थैंक यू सो मच जाहिद, बहुत शुक्रिया जी। एंटरटेनमेंट की बातों से फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं, स्पेस की बातें करते हैं कुछ, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ देखने में आई है, और चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज मिशन शमूलियत का ऐलान किया है। और देखें चाइना और पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन है वो हमेशा हर फील्ड में ही आप देख रहे होते हैं। अब खलाई मैदान में, सैटेलाइट के मैदान में ये कोलैबोरेशन मजीद आगे बढ़ रही है, और हमारे साथ एस्ट्रोनॉट भी आपने देखा था कल थी शो पर, और उससे पहले पाकिस्तान ने मिशन भी अपने भेज चुका है जिसमें डेटा कलेक्शन होगी, और वो बेहतर होगा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, शहरी आबादी के लिए। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की पाकिस्तान कर रहा है, एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही। मैं ठीक है, मैं इतनी बातें की, आज मैं थक गई हूँ। मैं इतनी बातें की है ना, आज बैक टू बैक 2 इंटरव्यूज थे, बैक टू बैक 2 इंटरव्यूज थे भाई, बिल्कुल। मैंने इसीलिए टॉस किया आपको कि क्या ख्याल है आपका, बताया। ये नहीं करते तो आज बेहतर था, आपको नजर आना चाहिए। मैं अभी तक जो हूँ ना उसमें ट्रांस में हूँ। बिल्कुल ऐसे ही भाई। अच्छा, खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दत के मंसूबे के दौरान पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। इसके अलावा मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मजीद भी मजबूत बनाएगी, जैसे हमारा रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ना, बात सही है, बात सही कर रहे हैं। हाँ जी, तो बस अब वीकेंड आ गया, वीकेंड पे क्या प्लान है ज़ुहैब? क्या कोई वीकेंड पे क्रिकेट खेलना भाई, ये प्लान है हमारा। तो मैं तो वीकेंड सोचता ही इसलिए हूँ कि भाई वीकेंड आएगा तो क्रिकेट ही होगी। अच्छा, मैं तो ये फेस्टिवल कब से शुरू हो रहा है, फेस्टिवल पे जाऊंगी। फेस्टिवल में मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो जिनमें दिल चाहेगा जाऊंगा। बिल्कुल, और ये कि बच्चों को लेके जाएं फेस्टिवल का, जरूर आप हिस्सा बने। यू मस्ट गो। कराची वालों के लिए एंटरटेनमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, अब है तो भरपूर फायदा उठाएं ना, फिर ना कहिएगा। के कुछ इस टीम के, राइज एंड शाइन की टीम के कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है। क्या? क्रिकेट में। क्यों मुझे चैलेंज दिया? ओहो, हार्ड बॉल प्लेयर को चैलेंज दिया उन्होंने, और कहा भाई आपको तो हरा देंगे, बस आप सामने आए। तो जरा उनसे निपटना है मैंने आज। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जीतेंगे तो भी बुराई होगा आपके साथ, आप हारेंगे तो भी अच्छा नहीं होना, क्योंकि जब टीम यहाँ जिन्होंने शो कराना है ये मुझे बताएंगे ये फिर कैसे होगा? ये क्या करेंगे आपके साथ फिर मंडे तो सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत उन्हें भी जितवा देंगे। बिल्कुल, कॉफी से लेके प्रॉम्प्टर हर चीज में गड़बड़ हो सकती है। हराना नहीं, हार जाना, लेकिन टीम के साथ जो है ना इनको हराना नहीं। चले, आप कहती है मैं बता देख लो भाई, बच गए। खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस सजेस्ट कर दिया। अच्छा भाई, अब क्लोजिंग करनी है हमने, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। शो आप देख रहे हैं, इसका फीडबैक भी आप दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है शो, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी एफर्ट को, हमारी टीम की एफर्ट को। कमेंट करें, हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स और बड़े खुश। बिल्कुल ऐसे। और वो नंबर वाला सिलसिला तो आपने खत्म ही कर दिया, पता नहीं क्यों। कौन सा नंबर? व्हाट्सएप का नंबर जो आप कहती थी, व्हाट्सएप नंबर हम देंगे, और ये उसमें मैं अपना व्हाट्सएप चेक नहीं कर रही है, कैसे करूं? सब शिकायत कर रहे हैं, आधे तो अपना व्हाट्सएप देखो, हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज किया कब किया, 4 दिन पहले, तो वो तो पहले जरा देख लूं ना। चले जी, बस अब वक्त हो गया। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।